What's up guys? I hope you are doing well. I am वीर. Welcome to डिजिटल लवर फैमिली. तो कैसे हो मेरे दोस्तों? मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो. आज का ये लेक्चर है ना यार, बहुत शानदार रहने वाला है. इसमें हम लोग करंट और स्टैटिक दोनों को मर्ज करके डिस्कस करेंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूंगा इस लेक्चर के थ्रू, जो कि आप लोगों के एग्जाम के लिए तो इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग की जो लाइफ है उसमें भी काफी बड़ा डेवलपमेंट ये लेकर आएगा अगर अच्छे से आप लोग पूरे लेक्चर को एंजॉय करोगे. तो लेक्चर को एंड तक देखेगा टकटकी लगाकर, और वीडियो के एंड में आप लोग कोशिश करना कि 1 मिनट आप लोग अपनी आंखें बंद करना और रिकॉल करना कि पूरा लेक्चर जो है वो आप लोगों ने कैसे सुना है, यानी कि आप लोगों को याद आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है. अगर याद आ रहा है तो बहुत अच्छा, अपनी पीठ थपथपाना, और अगर याद नहीं आ रहा है तो शीशे के सामने जाकर अपने आप को थपड़ियाना, ठीक है. यानी कि लेक्चर को ध्यान से सुनना है, टाइम पास नहीं करना है. ओके, बड़ी ही प्यारी बात बोली गई है. और पता नहीं यार, ये जो कोटेशन है मुझे बड़ी प्यारी लगती है. बोला गया है कि कुछ ज्यादा ख्वाहिश नहीं है जिंदगी तुझसे, बस मेरा अगला कदम जो हो वो पिछले से बेहतरीन हो. और ये जो बोलने में तो बड़ी सस्ती सी बात बोल दी है कि ठीक है यार, अगला कदम पिछले से बेहतरीन हो, बोल दिया. ऐसे थोड़े ना होता है. रियलिटी में ये फील करना है आप लोगों को कि आप लोग जिंदगी में डेली अपनी जो कल का डे था उसे थोड़ा सा आप लोगों को इंप्रूवमेंट करना है. और ये इंप्रूवमेंट इतना बड़ा हो जाएगा अगर डेली भी अगर आप लोग इंप्रूवमेंट करोगे. मान लीजिए आप लोग क्या करते हो, आप लोग डिप्स लगाते हो, ठीक है. ये एक अच्छा उदाहरण है. बेसिकली आप लोग इसको इंप्लीमेंट करके देखना. आप लोगों को डिप्स लगानी है और आप लोगों ने बेसिकली 5 डिप्स लगाई, ठीक है. 5 तारीख आप लोगों ने 5 डिप्स से स्टार्ट किया. नेक्स्ट डेट आ गई, आप लोगों ने 6 डिप्स कर दी. नेक्स्ट डेट आ गई 7 डिप्स कर दी. अगले दिन 8 डिप्स कर दी. यानी कि 5 से अगर स्टार्ट की थी तो एक महीने में अगर 30 दिन आप लोग लगाकर चलते हैं तो महीने के एंड तक 35 डिप्स आप लोग लगाने लगेंगे. कोई बड़ा चेंज तो आप लोगों ने किया, बस एक डिप्स आप लोगों ने लगाई. इस तरीके से आप लोग इसके साथ में कनेक्ट कर सकते हैं. यानी कि छोटा सा चेंज किया बस आप लोगों ने, और देखते ही देखते 5 से आप लोग 35 पर पहुंच गए. तो ये होता है छोटी छोटी चीजों का कमाल. तो अपना हर एक जो कदम है उसको थोड़ा सा आगे लेकर चलो पहले वाले के कंपेयर में, तो आप लोगों को जिंदगी जीने में मजा आएगा और जिंदगी जीने में कॉन्फिडेंस भी आएगा. ये बहुत बड़ी बात है. और जब जिंदगी जीने में कॉन्फिडेंस रखता है तो फिर तो आप लोगों ने देखा होगा, एक वीडियो थी जो काफी लंबे समय पहले मैंने देखी थी. एक जो बकरी थी या फिर भेड़ आप लोग बोल सकते हैं, वो एक बेसिकली बैल के साथ में भिड़ गई थी. किस किसने देखी वो वीडियो, बहुत ज्यादा वायरल हुई थी. तो उसको कहते हैं कॉन्फिडेंस, ठीक है. तो कहने का मतलब है कि जिंदगी में अगर कॉन्फिडेंस होगा तो कोई भी काम जो है वो आप लोग करके निकल जाओगे. तो लेक्चर बड़ा शानदार रहेगा. वीडियो को एंड तक देखिएगा. पहले एक ओवरव्यू दे देता हूं कि लेक्चर में हम लोग क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं, और टकटकी लगाकर आप लोगों को ये देखना है क्या क्या डिस्कस करेंगे. ये एक ओवरव्यू दूंगा, वो भी क्वेश्चन की फॉर्म में, ताकि आप लोग उसको टॉपिक को भी कनेक्ट कर पाओ अच्छे से. बात की जा रही है हमारी कंट्री में, अभी हम लोग बात करेंगे NASCOP के बारे में. ये बेसिकली एड्स और HIV के बारे में बात करेगा. तो इसकी फुल फॉर्म आप लोग बताइए, और एड्स की फुल फॉर्म और HIV की फुल फॉर्म भी आप लोग को बतानी है. और एड्स जो होता है वो बेसिकली बीमारी का नाम है, HIV वायरस का नाम है. इसको भी डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे. इसकी दवाई जो है वो बेसिकली इसको थोड़ा कम करने का तो काम करती है, पर लेकिन रियलिटी में इसको कंप्लीटली फिनिश करने का काम नहीं करती है. आखिर ऐसा क्या नेचर होता है तो वो भी हम लोग जानेंगे यहाँ पर, ठीक है. चेचनिया एक पर्टिकुलर एरिया है यहाँ पर, जो कि यहाँ पर बड़ा ही कमाल की चीज देखने को मिल रही है. वैसे तो ये यूक्रेन के अपोजिट में है, यानी कि रशिया के सपोर्ट में है, पर लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनको लगा कि मुझे लग रहा है कि उन्हें दारू वारू पी के दिमाग खराब हो गया. उन्होंने क्या किया, रशिया के अगेंस्ट ही यहाँ पर बेसिकली इन्होंने कार्रवाई करना स्टार्ट कर दी. आखिर क्या रीजन है यहाँ पर समझेंगे इसके बारे में. इसकी हिस्ट्री क्या है, न्यूज में आगे है ये लोकेशन, तो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट एरिया भी आप लोगों के लिए हो जाता है, ठीक है. तो पूरा डिटेल में जानेंगे. अच्छा, आप लोगों ने रिसेंटली भी बहुत बार सुना होगा कि रशिया से तेल खरीद रहे हैं, रशिया से तेल खरीद रहे हैं. अगर आप लोगों को मैं बोलूं रशिया से हम लोग कितना तेल खरीद रहे हैं और आप लोगों को परसेंटेज में बताना पड़ जाए तो कितना बताओगे. चलिए आप लोग गैस कीजिए. गैस मतलब तुक्का मारिए आप लोग, देखता हूं किस किस का तुक्का सही लगता है. बाकी हम लोग जो तेल खरीदते हैं सबसे ज्यादा इराक से खरीदते हैं. कितना प्रतिशत खरीदते हैं ये भी आप लोग गैस करना है. दूसरे नंबर पर हम लोग यहाँ पर खरीदते हैं सऊदी अरेबिया से. कितना करते हैं ये भी आप लोग बताइए. यूनाइटेड अरब एमिरेट से कितना, और यूएसए से कितना. अभी ये 4 टॉप कंट्री हैं जिससे हम लोग अपना तेल खरीद रहे हैं. तो ये जो गाड़ियां डेली आप लोग सड़कों पर घूमे अपना पहले फिरते रहते हो इन गाड़ियों को, ये गाड़ियां जो है, ये जो तेल लाता है यहां से हम लोग इन कंट्री से लाते हैं, तब जाकर आप लोग इस तेल को एंजॉय करते हो, ठीक है. तो ये जो तेल है यहाँ पर, ये किस तरीके से यहाँ पर बेसिकली कहां से कितना आता है, और भी बहुत सारी बातें बताऊंगा. और यहाँ पर यूपीएससी के द्वारा क्वेश्चन पूछा गया था यहाँ पर, बड़ा ही प्यारा सा आसान सा क्वेश्चन है, तो उसका भी आंसर आप लोगों को बताऊंगा. और अब यहाँ से अगर ऐसे क्वेश्चन बनेगा तो कैसा क्वेश्चन बन सकता है उसके बारे में बात करूंगा, ठीक है. बात करते हैं कोऑपरेशन काउंसिल फॉर अरब स्टेट्स के बारे में, अरब स्टेट्स ऑफ गल्फ. तो ओरिजिनली इसको किस नाम से पुकारा जाता था ये आप लोगों को बताना है, और इसका हेडक्वार्टर कहां पर है ये भी आप लोगों को बताना है, ठीक है. तो यहाँ पर इसके बारे में बात करेंगे. ये काफी इंपॉर्टेंट एरिया है और बहुत ज्यादा न्यूज में रहता है. क्यों? क्योंकि कई बार ये हैं एक दूसरे के साथ में लड़ते भी रहते हैं, तो सर फोड़ते रहते हैं, गालियां देते रहते हैं. तो जानेंगे आखिर क्या मुद्दा है. यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के बारे में मैंने आप लोगों को हजारों बार बताया
क्या आप लोगों को पता है कि हेल्थ से रिलेटेड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल कौन सा है? तो ये तो आप लोगों को बताना ही है। बाकी HIV एड्स के बारे में इस सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के कौन से पार्ट में रखा हुआ है, तो मैं आप लोगों को गोल के भी अंदर लेकर चलूंगा, यानी कि एक नेक्स्ट स्टेप हम लोग डिस्कस करेंगे। क्योंकि कल को चलकर अगर यूपीएससी में थोड़ा दिमाग घूम गया पेपर बनाने वाले का, तो वो नेक्स्ट लेवल पर पहुंच जाएगा लेकर आप लोगों को, बोलेगा अब बताओ, ठीक है, अब करके दिखाओ इसको, अब करके दिखाओ। फिर आप लोग बोलोगे यार इसका तो पता ही नहीं था। तो क्यों नहीं पता था, हम बताएंगे ना, टेंशन काहे को लेना है। तो नहीं कहते मैं हूं ना टेंशन नहीं लेने का, ठीक है। आगे बात करते हैं सेक्शन 144 के बारे में। तो सेक्शन 144 जो है कब हमारे देश में इंप्लीमेंट किया गया, इसके बारे में पूरा बात करूंगा। और आखिर न्यूज में क्यों आ गया, कुछ तो गड़बड़ हुई है ना, जहां जहां गड़बड़ होगी सेक्शन 144 देखने को मिलेगा, और वो गड़बड़ क्या है उसके बारे में समझेंगे। और ये मैक्सिमम कितने टाइम के लिए लगा जा सकता है, मतलब ड्यूरेशन क्या है, और स्टार्टिंग में यहाँ पर कितना टाइम रहता है, तो पूरा डिटेल में जानेंगे। क्यों अंग्रेज इसको लेकर आए थे हमारे देश में, क्यों न्यूज यूज हो रहा है, आखिर कोर्ट इसके बारे में क्या बोलता है। तो बहुत सारी उम्दा ऐसी इंफॉर्मेशन है जिसको सुनकर आप लोग के चक्षु खुल जाएंगे। तो एक एक बात जो है वो बहुत ही डिटेल में और बहुत ही प्यार से और बहुत ही ढंग से मैं डिस्कस करने वाला हूं। एक डे के बारे में बात करेंगे। वैसे तो ये डे एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, पर इंसानियत के नाते बहुत इंपॉर्टेंट है। रीजन क्या है, रीजन है यहाँ पर जिस तरीके से आज के डेट में गर्ल जो चाइल्ड है उनको उन्हें कहते हैं एक तरीके से गर्भ में ही मार दिया जाता है। तो उससे रिलेटेड यहाँ पर डे है, बोला जा रहा है इंटरनेशनल डे ऑफ द अनबोर्न चाइल्ड, यानी कि ऐसा बच्चा जो पैदा ही नहीं हुआ उसको गर्भ में ही मार दिया गया। तो ये काफी ज्यादा खतरनाक चीज देखने को मिलती है। लड़का शायद ही कोई ऐसा होगा जिसको गर्भ में मारा गया होगा, कोई माँ शायद ही ऐसी होगी जिसको लड़की की जरूरत होगी और उसने लड़की को हुआ तो लड़का गर्भ में मार दिया। कोई है ऐसी धरती पे आसपास देखिए आप लोगों ने, पर लेकिन जब लड़कियों को मारने की बात है तो हजारों माएँ मिल जाएंगी, ठीक है। तो ये चीजें आप लोगों को देखने को मिलती है, जो कि काफी गलत चीज यहाँ पर नॉर्मली सामने निकल कर आती है। 25 मार्च को ये डे सेलिब्रेट किया जाता है और ये बात करता है बेसिकली एक कमेमोरेशन, एक तरीके से एक यादगार बनाना चीजों की, कि अनबोर्न जो यहाँ पर फिटस होता है, ठीक है, उसके लिए यहाँ पर बेसिकली एक तरीके से याद किया जाए ताकि जो अबॉर्शन होता है उसको रोका जा सके, ठीक है। तो खासकर नॉर्मली बात करें तो गर्ल चाइल्ड के बारे में बात की जाती है। और ये काफी एक प्यारी सी मुझे पिक्चर मिली, यहाँ पर बोला गया है आई हैव ए राइट, ठीक है, टू बी बोर्न, यानी कि यहाँ पर जो बच्चा है उसका भी अधिकार है कि वो पैदा हो सके, पर लेकिन उसको कोख में ही मार देना, तो ये कितने हद तक सही है। तो इसके बारे में आप लोग बता सकते हैं कि आप लोग ये क्या रहा है इसके बारे में। कभी देखा आसपास में अबॉर्शन हो गया कि हाँ पेट में, कई बार आप लोगों ने सुना होगा कि हाँ अबॉर्शन हो गया है, ठीक है। तो नॉर्मली वहां पर लड़की होती है तभी होता है, या फिर बॉडी या बच्चे की बॉडी में कोई प्रॉब्लम होती है तब होता है। तो ये सिचुएशन काफी लार्ज स्केल पर देखने को मिलती है देश के अंदर भी। एक कुछ दिनों पहले मैंने आप लोगों से पिक्चर भी शेयर की थी, डस्टबिन में एक बच्ची को फेंका गया था, ठीक है, वो बच्ची रो रही थी, उसको डस्टबिन में फेंका गया था एक पर्टिकुलर पोटली में बेसिकली दबाकर। ऐसे ऐसे भी घिनौनी हरकतें करते हैं यार लोग। मुझे ये मुझे रियलिटी में यार ये चीजें समझ में नहीं आती, मतलब इतना जिगरा लाते कहां से हैं। जिस बच्चे को 9 महीने तक पेट में रख लिया उस बच्चे को फिर डस्टबिन में फेंक देना, यार इंसान तो नहीं कर सकता है, ठीक है, ये तो मैं गारंटी लेता हूँ। कोई अलग ही टाइप का वो जानवर होगा, हर जानवर तो इंसान से भी ज्यादा प्रोटेक्टेड रखते हैं अपने बच्चों को, मतलब वो होगा क्या, वो राक्षस होगा एक तरीके से, ठीक है। काफी उम्दा तरीके का और इंपॉर्टेंट आर्टिकल आप लोगों को यहाँ पर ये देखने को मिलेगा। ये द इकोनॉमिक्स टाइम्स से ये आर्टिकल उठाया गया है, क्योंकि आप लोग बोलते हो सर सोर्स जरूर बताया करो, तो सोर्स बताता हूँ आप लोगों को इसीलिए ताकि कोई भी डाउट आप लोगों को देखने को न मिले। हमारा देश जो है अभी रशिया से तेल खरीद रहा है, ठीक है, तो आप लोगों ने देखा काफी ज्यादा हाहुल्ला हुआ, यूएसए को मिर्ची लगी, इसी के साथ में पाकिस्तान तक भी काफी सारी बातें उठी। पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर तो जो है वो पब्लिकली आकर रोने लगे, उनके द्वारा बोला गया कि इंडिया ने यार बड़ा अच्छा ही जुगाड़ कर रखा है, मतलब रशिया से तेल भी खरीद रहा है, यूएसए से हथियार खरीद रहा है, ठीक है, चाइना के साथ में भी अच्छे रिलेशन बनाए हुए बैठा है, मतलब वो तो अपने सारे काम अच्छे से कर रहा है, मतलब हम करें तो हमारे ऊपर सब चिल्लाने लगते हैं। तो उनकी फॉरेन पॉलिसी कितनी अच्छी है, हमारी फॉरेन पॉलिसी कितनी घटिया है। तो पहली बार कोई कंट्री जो है वो दूसरी कंट्री को देखकर अपने आप को गाली दे रही है, ठीक है। तो आप यहां से डिप्रेशन देख सकते हैं और फ्रस्ट्रेशन भी साथ साथ में देख सकते हैं। तो डिप्रेशन और फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो चुकी है पाकिस्तान की गवर्नमेंट, जो अपने आप को ही गालियां दे रही है, ठीक है। चलिए वो तो हो गई उनकी बात, उनकी मर्जी, वो जो करें, हम लोग अपना काम करते हैं, ठीक है। काफी इंपोर्टेंट आर्टिकल हो जाएगा यहाँ पर यूपीएससी प्रीलिम्स जीएस पेपर 2 के साथ भी और यूपीएससी प्रीलिम्स के अंदर भी, इंटरनेशनल रिलेशन के अंदर भी आप लोग इस टॉपिक को कवर कर सकते हैं। मुद्दा क्या है, मुद्दा यह है कि अभी हमारी कंट्री में यहाँ पर बेसिकली जो हम लोग तेल खरीद रहे हैं उसके बारे में यहाँ पर यह बताया गया हरदीप सिंह पुरी जी के द्वारा कि ओनली 1% जो हम टोटल यहाँ पर तेल खरीद रहे हैं 1% ओनली हम लोगों ने रशिया से खरीदा। तो इतना क्यों चिल्ला रहे हो, ओनली 1% ही खरीदा ना, तो ये दुनिया क्यों चिल्ला रही है, ठीक है। तो ये बोला गया, जबकि यूएसए से हम लोग काफी ज्यादा खरीद रहे हैं आज की डेट में, अगर आप लोग कंपेयर करके देखोगे तो यहाँ पर जब हम लोग तेल के बारे में बात करते हैं और कोई आप लोगों से पूछ रहे कहां से हम लोग कितना तेल खरीद रहे हैं, तो एक बेसिक इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं जो कि आप लोगों के लिए एग्जाम में क्वेश्चन भी बन सकता है। फिलहाल के टाइम पर सबसे ज्यादा तेल किससे खरीद रहे हैं, तो खरीद रहे हैं हम लोग इराक से। इराक यहाँ पर हो गया ईरान और सऊदी अरेबिया के बीच में, तो ये देश है जिससे सबसे ज्यादा तेल हम लोग खरीद रहे हैं पहले नंबर पर, यानी कि इराक की पोजीशन है फर्स्ट, तो कांग्रेचुलेशंस टू इराक। दूसरे नंबर पर है सऊदी अरेबिया,
थोड़ा सा नीचे आएंगे इराक के यहाँ पर दूसरे नंबर पर आप लोगों को सऊदी अरेबिया देखने को मिलेगा। ठीक है, इससे हम लोग 18% खरीद रहे हैं, 23 और यहाँ पर 18। ठीक है, यानी कि 5% कम यहाँ पर हम लोग खरीद रहे हैं। ठीक है, तीसरे नंबर पर आ गया यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, जिसको आप लोग यूएई बोलते हैं। तो यूएई हो गया यहाँ पर ये आप लोग का। तो तीसरे नंबर पर आप लोग को यूएई देखने को मिलेगा। तो यूएई से हम लोग 11% खरीद रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग को 7 कम देखने को मिलेगा। पहले 5 था और फिर यहाँ पर 7 कम हो गया। चौथे नंबर पर यूएस से आ चुके हैं, यहां से हम लोग 7% खरीद रहे हैं। तो लगभग आप लोग बोल सकते हैं यहाँ पर 4% आप लोग बोल सकते हैं कम यहां से खरीद रहे हैं। तो ये 4 ऐसे देश हैं जिससे सबसे ज्यादा क्रूड ऑयल हम लोग खरीद रहे हैं। क्रूड ऑयल मतलब कच्चा तेल। अब यहाँ पर इस कच्चे तेल के साथ में अगर बात करें तो कच्चा तेल यहाँ पर क्या मुद्दा है उसको मैं आप लोगों को समझाता हूं। काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर समझिएगा थोड़ा सा ध्यान से। फिलहाल के टाइम पर यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा आप लोगों से कि हम लोग अगर बात करते हैं बैरल में, आज की डेट में बाहर से हम लोग तेल खरीद कर लेकर आते हैं, तो एक बैरल के अंदर में अप्रोक्सीमेट कितने यहां पर आप लोगों को तेल देखने को मिलेगा, इक्विवेलेंट टू अगर हम लोग बात करते हैं। ठीक है, लीटर के मामले में तो बोला गया है 158 लीटर, 159 लीटर, 160 लीटर या 161 लीटर। तो ये आप लोगों के सामने ऑप्शन है, इन ऑप्शन में से आप लोगों को सही आंसर चूज करना है। ठीक है, अभी मैं आप लोगों को बताता हूं, यूपीएससी ने तो चलिए यहां पर ये पूछ लिया कि एक बैरल में कितने लीटर होते हैं। अगर यूपीएससी थोड़ा सा और दिमाग खराब करने पर आप लोगों को आ जाए तो वो गैलन में पूछने लगेगा, तो ये गैलन में बता दो। चलो यार, बैरल में तो आप लोगों को पता ही है, चलिए गैलन में बताओ। और वैसे ही बैरल में हम लोगों ने जब पूछ लिया तुमसे, तो हम लोग काहे अपना क्वेश्चन रिपीट करें, हम तो नया क्वेश्चन बनाएंगे और नया क्वेश्चन क्या होगा, वो गैलन हो जाएगा। तो इस तरीके से कंफ्यूजन में डाला जा सकता है। तो बैरल में आए चाहे गैलन में आए, भाई साहब क्वेश्चन नहीं छूटने दूंगा, टेंशन मत लेना। इसके बारे में बात करते हैं डिटेल में, क्या क्या मुद्दा है समझते हैं। जब आप लोगों से कोई पूछता है कि एक बैरल में कितने गैलन होते हैं, तो याद रखिएगा एक बैरल में लगभग 42 गैलन आप लोगों को देखने को मिलेंगे। ठीक है, और यहां पर अभी अगर बात करें एक गैलन के अंदर कितने लीटर होते हैं, तो 3.785 लीटर आप लोगों को देखने को मिलेंगे। अब यहां पर पूछ ले कि एक बैरल के अंदर 42 गैलन हो गए, और यहां पर जब आप लोग 42 को यहां पर 3.789 से 785 से आप लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 158, यानी कि टोटल मिलाकर 158 पर, लेकिन 0.9 है। तो इसलिए आप लोग इसको पूरा नॉर्मली कई बार क्या बोल देते हैं, इसको आप लोग 15, ये आप लोग बेसिकली यहाँ पर 0.9 लिखा हुआ है ना यहाँ पर, तो इसको पूरा 9 बोल देते हैं कई बार। ठीक है, हालांकि यहाँ पर ये ऑप्शन मैंने कुछ ज्यादा ही करीबी लगा दी, मैंने ऑप्शन चेंज कर दिए थोड़े से यहाँ पर। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पर 2 ऑप्शन लगा सकते हो। वैसे अगर एक्जेक्टली पूछा जाए तो 158 हो गया यहाँ पर, अगर मोटे मोटे तौर पर ऐसा है। ठीक है, लिखा हुआ है ना यहाँ पर 158, अगर पूरा ना लिखा हो। ठीक है, बाकी 15.97 अगर बोले यहाँ पर 158.97, तो ये देख सकते हैं। इससे क्या हो गया, इससे अब ये हो गया, मैंने ये इस तरीके से जानबूझकर बनाया ताकि आप लोगों के माइंड में कंफ्यूजन ना आ सके। ठीक है, एग्जामिनर आप लोगों को इस तरीके से भी दे सकता है। तो अगर 158 लिखा तो 0.97 है, तो 15 आप लोग इसको 80 लगा लेना यहाँ पर। ठीक है, हालांकि ये मानता है अगर 5 से ऊपर चला जाए तो 9 भी लगा लेते हैं, पर यूपीएससी में कभी आप लोग को ऐसा ऑप्शन आएगा नहीं। तो मैंने जानबूझकर ये एक बच्चे के द्वारा पूछा गया था, तो जानबूझकर मैंने ऐसा ऑप्शन लिया है ताकि आप लोगों के माइंड में क्लैरिटी आ जाए। अब कल को गैलन पूछ लिया उन्होंने, ठीक है, कि कितने गैलन यहाँ पर बेसिकली आप लोगों को देखने को मिलेंगे एक बैरल में, तो 42 गैलन होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग इसको याद रखिएगा। अगर हम लोग क्रूड ऑयल के बारे में बात करते हैं तो ये कच्चा तेल है। कच्चा तेल मतलब ऐसा होता है कि उसमें से हम लोग कई सारी चीजें निकाल लेते हैं पकाकर, जैसे कि हम लोगों ने डीजल निकाल लिया इसमें से। ठीक है, और भी कई सारी चीजें होगी, जेट फ्यूल हो गया, और प्रोडक्ट हो गए, पेट्रोल हो गया, मिट्टी का तेल हो गया, लिक्विड पेट्रोलियम गैस होगी, गैसोलीन हो गया। ठीक है, गैसोलाइन, तो कई सारी चीजें आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी जो इसमें से निकाली जाती है। यानी कहने का मतलब यहाँ पर ये कि जो बैरल भरकर हम लोग लेकर आते हैं, फिर अपने यहाँ पर आप उसको रिफाइन करते हैं, और उसमें से फिर हम लोग प्रॉपर अपने डीजल पेट्रोल वगैरह ये सारी चीजें हम लोग निकालते हैं। तो ये पूरा प्रोसीजर आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलता है, जो कि रिफाइनरी के अंदर आप लोगों के सामने नजर आता है। ठीक है, तो ये बेसिक चीजें होगी, और ये क्वेश्चन भी हो गया, यूपीएससी ने 2008 में ये क्वेश्चन पूछा। अब कुछ इंपॉर्टेंट बात है, इंडिया जो है वो अभी यहाँ पर लगभग कितना, ठीक है सुनिएगा, आप लोग समझ पाएंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, जस्ट ओनली 5,19,000। ठीक है, ये जानबूझकर गिनकर मैंने इसलिए बताया क्योंकि अब इसको कंपेयर करवाऊंगा तो आप लोग समझ पाएंगे कितना तेल हम लोग खरीद रहे हैं। यहाँ पर ओनली 4,19,000 हम लोग तेल खरीद रहे हैं। अगर चलो 19,000 को हटाकर अगर मैं चलो थोड़ा सा और बढ़ा ले, हम लोग 5 लाख मान लेते हैं इसको। ठीक है, हालांकि 5 लाख ये होगा नहीं, कितने भी जोर लगा लो, 5 लाख टन हम लोग क्रूड ऑयल खरीद रहे हैं रस्से से। आप लोग ये लगा के चलो सीधा सीधा 5 लाख क्रूड ऑयल खरीद लिया हम लोगों ने यहाँ पर। लेकिन अगर बात करें अगर अपनी हम लोग देश के बारे में, हमारे देश की 5 मिलियन बैरल पर डे की हमारी रिक्वायरमेंट है। मतलब क्या हो गया, मतलब यहां पर ये होगी कि 5 मिलियन का मतलब क्या हो गया, 50 लाख टन। ठीक है, आप लोग यहां पर ये समझिए। ठीक है, तो हम लोग का जो यूज करने का तरीका है यहाँ पर, तो वो आप लोगों को देखने को मिलेगा 50 लाख के करीब हम लोग मिलियन बैरल, सॉरी टन यहाँ पर बैरल यूज कर रहे हैं। तो ये आप लोग यहाँ पर देखने को मिलेगा, यानी कि जो क्रूड ऑयल हम लोग खरीद रहे हैं वो यहाँ पर खरीद रहे हैं, मोटे मोटे तौर पर बोला है तो एक दिन का भी पूर्ति यहाँ पर नहीं हो पा रही है जो रस्सी से हम लोग खरीद कर लेकर आ रहे हैं, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। ठीक है,
तो ये बोला गया यहाँ पर टन में है और यहाँ पर बैरल में, यानी कि तोला जा रहा है उसको प्रॉपर, ठीक है, एक तरीके से किलोग्राम में, टन में ऐसा बोल सकते हैं, और यहाँ पर हम लोग इसको बैरल में काउंट कर रहे हैं, ठीक है। अगर यहाँ पर आप लोग बात की जाए, यहाँ पर ये बेसिकली बोला गया है रिसेंटली अभी यहाँ पर हम लोग 2020 में 0.2% जो हमारा टोटल तेल है वो हम लोगों ने खरीदा, इंपोर्ट किया। तो ये नंबर ऐसे हैं कि आप लोगों को रटने नहीं है, पर हाँ ये वाले नंबर आप लोग मत भूलना जो मैंने यहाँ पर बताए, ये आप लोग जरूर मत भूलना। ये आप लोगों को वैसे समझाने के लिए कि हम लोग 2020 में कितना खरीद रहे थे, फिर 2019 में कितना खरीद रहे थे। बाकी ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमारी एक दिन की रिक्वायरमेंट क्या है। तो हमारे पूरे देश में जो गाड़ियां चलती हैं, मोटरसाइकिल चलती हैं, जो सारी चीजें हमारे देश में दौड़ रही हैं, तो 5 मिलियन बैरल पर डे हम लोग अपने देश में खर्च करते हैं। और इसका 60% जो तेल हम लोग कहां से लाते हैं, वो गल्फ रीजन से निकाल कर लेकर आते हैं। यानी कि अगर मोटे मोटे तौर पर मैं आप लोगों से बात करूं, अगर हमारे देश में 100 लीटर तेल अगर लगता है, तो 100 लीटर में से हम लोग लगभग 60 लीटर तेल जो है वो गल्फ से लेकर आते हैं, ये समझिएगा। और अगर बात करूं 85 लीटर तेल हम लोग बाहर से लेकर आते हैं, ओनली 15 लीटर तेल जो है वो अपने देश में ही हम लोग खुद से बनाते हैं, ठीक है। तो यानी कि हमारे देश में कुछ एरिया है जहां से हम लोग तेल निकालते हैं, बाकी 85% हम लोग बाहर से लाते हैं, और 85 में से 60% गल्फ रीजन से लेकर आते हैं। और ये जो गल्फ रीजन है जिसके बारे में मैंने आप लोगों से बात की, बेसिकली मिडिल ईस्ट शब्द यूज किया था, जहां पर ये कंट्री देखने को मिलेगी। मिडिल ईस्ट मतलब ये जो रीजन है इसको आप लोग नॉर्मली मिडिल ईस्ट बोल देते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में आप लोग याद रखिएगा। तो यहाँ पर इराक हो गया, और यहाँ पर हो गया सऊदी अरेबिया, और यहाँ पर हो गया यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। तो टॉप 5 जो है वो सॉरी टॉप 3 कंट्री जो है इससे हम लोग यहाँ पर ये परचेज करते हैं। तो ये बातें हैं यहाँ पर जिसके बारे में मुझे आप लोगों के साथ में चीजें शेयर करनी थी। यूएसए से हम लोग लगभग कितना खरीद रहे हैं, तो 7.3 खरीद रहे हैं, यानी कि लगभग 14 मिलियन टन जो है वो हम लोग यूएसए से खरीद रहे हैं। तो लगभग यहाँ पर 7.3 के करीब हम लोग यूएसए से खरीद रहे हैं, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि अब आप लोगों को इसको लेकर कोई डाउट होगा। पूरा क्वेश्चन मैंने काफी तसल्ली में और काफी डिटेल में कई सारी बातों के साथ में आप लोगों को बता दिया। कहीं पर कोई भी कंफ्यूजन हो तो बताइएगा जरूर, उसको यहीं पर ही छोड़कर जाना, साथ में लेकर चलने की कोई जरूरत नहीं है। हैवी है रहता है, वरना घुटने टूट जाएंगे और सर में दर्द हो जाएगा। तो डाउट को यहीं पर ही छोड़ना, ठीक है। तो बताना कैसा लगा ये टॉपिक, थम्स अप देकर आप लोग बता सकते हैं टॉपिक के बारे में, ओके। काफी इंपोर्टेंट न्यूज है यहाँ पर, हिंदी न्यूज़पेपर के द्वारा भी कवर की गई थी, इंडियन एक्सप्रेस के द्वारा भी कवर की गई थी यहाँ पर ये न्यूज। तो यहाँ पर अभी पहली बार जो हमारी कंट्री में आर्टिकल 370 जो हटाया गया था, ये अगस्त 2019 में 5 अगस्त को, तब से लेके अब तक का अगर आप लोग बात करेंगे, लगभग 33 कंपनी ऐसी है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की, सऊदी अरेबिया की, हांगकांग की, जो कि कश्मीर में आकर विजिट कर चुकी हैं कि उनको वहां पर डेवलपमेंट करना है, इन्वेस्टमेंट करना है, ठीक है। तो इससे हमारा पड़ोसी देश जो है उसको बड़ी चिंता हो जाती है, यार वो तो चाहता है कश्मीर में दंगे होते रहे, लोगों की जान जाती रहे, पर लेकिन यहाँ पर तो डेवलपमेंट की बातें चल रही हैं, तो कभी कभी उसको यहाँ पर चिंता हो जाती है इन चीजों को लेकर। और फिर यहाँ पर हम जो है गाना गाते हैं, चिंता था चिंता 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 था, ठीक है। तो वाली चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो समझते हैं पूरे आर्टिकल के बारे में अच्छे से, कई सारी चीजें आप लोग समझ पाएंगे और चीजों को जान पाएंगे। काफी इंपोर्टेंट टॉपिक है यहाँ पर, यूपीएससी प्रीलिम्स के साथ साथ में आप लोगों को जीएस पेपर 3 में जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होते हैं उसके बारे में क्वेश्चन बन सकता है। सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर यह कि लगभग 33 कंपनी ऐसी हैं जो अब तक का कश्मीर वाले रीजन में जा चुके हैं, हांगकांग, यूएई, सऊदी अरेबिया से, जो कि श्रीनगर में डेवलपमेंट की अपॉर्चुनिटी खोज रही हैं, और उनके द्वारा एमओयू क्या होता है, एक तरीका एग्रीमेंट जिसको बोलते हैं मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। तो यानी कि एक दूसरे को समझकर एक एग्रीमेंट वगैरह आप लोग बोलते हैं, एक तरीके से सहमति करना। तो बोला गया कि 3000 करोड़ रुपए जो है वो आने वाले टाइम में यहाँ पर खर्च किए जाने हैं जल्द ही। तो यानी कि आने वाले टाइम में जो जम्मू एंड कश्मीर वाले रीजन में आप लोगों को डेवलपमेंट होते हुए नजर आएंगे। तो ये बातें यहाँ पर बोली जा रही है। तो इंपॉर्टेंट बात क्या क्या हो गई, अब एक एक कर यहाँ पर समझ लेते हैं। आखिर यहाँ पर ये किस तरीके से चीजें चल रही हैं, इसको कैसे देखा जा रहा है। तो कई सारी बातें आप लोग समझिएगा, ये सारी जो है हमारी ये फॉरेन पॉलिटिक्स होती है। जियो पॉलिटिक्स शब्द आप लोगों ने सुना है, तो जो भी आसपास वाले रीजन में पॉलिटिक्स चल रही होती है उसको समझोगे आप लोग, जो जियो पॉलिटिकल एक वर्ड निकल कर आएगा। तो यहाँ पर सबके दांव पेच रहते हैं, अपना जो दांव पेच लगा के निकल गया वही उसी की बल्ले बल्ले। मतलब क्या इसका मतलब यहाँ पर यह कि आज के डेट में एक्सप्लोर किया जा रहा है अपॉर्चुनिटी को कि कौन कौन इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और अगर ध्यान से आप लोगों ने इन कंट्री का नाम देखा होगा, ये वो कंट्री है जो तेल बेचा करती है मैक्सिमम, ठीक है। अब ये कंट्री जो तेल बेचा करती है, आने वाले टाइम में सब जो है वो सोलर एनर्जी के ऊपर शिफ्ट हो रहे हैं। तो तेल तो कोई खरीदेगा नहीं आने वाले टाइम में, तो मैक्सिमम लोग जो है वो सोलर एनर्जी या फिर दूसरा कोई सोर्स खरीद रहे हैं जिसके ऊपर वो डिपेंडेंट रह सके। तो इनका जिंदगी कैसे चलेगी, इनकी अर्थव्यवस्था कैसे चलेगी, तो इनके द्वारा उसके ऑल्टरनेटिव खोजने स्टार्ट कर दिए गए हैं जहां से ये पैसा कमा सके। तो उसमें क्या होगा, इन्वेस्टमेंट होगा। अगर हमारे देश में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो यहां से पैसा भी कमा कर लेकर जाएंगे, फ्री में तो कोई कुछ नहीं दे रहा है यहाँ पर। अगर कोई यहाँ पर 5 लाख करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट करेगा तो 15 लाख करोड़ रुपए कमा के भी लेके जाएगा, ये आप लोग समझिएगा। तो इन्वेस्टमेंट आने का मतलब ये नहीं होता है कि उन्होंने हमारे ऊपर एहसान कर दिया, ठीक है। तो ये एक तरीके से आप लोग चीजें जरूर समझना। तो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी हम लोग को यहाँ पर देखने को मिल रही है काफी सारी।
फर्स्ट टाइम यहाँ पर सऊदी अरेबिया बेस्ड जो इन्वेस्टर हैं उन्होंने अपना इंटरेस्ट दिखाया, और इससे हमको क्या फायदा होगा याद रखिएगा। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन के बारे में बात करिए। चलिए बताइए उसका हेडक्वार्टर कहां पे है, ऑर्गेनाइजेशन इस्लामिक कोऑपरेशन का हेडक्वार्टर बताइए। वो ऐसा एरिया है जिसमें पाकिस्तान हमेशा जाकर माथा फोड़ता है और चिल्लाता है कश्मीर में ये कश्मीर में वो, और वहां पर ये जो बागडोर है वो कहीं ना कहीं सऊदी अरेबिया के हाथ में काफी लार्ज स्केल पर रहती है। तो कल को चलकर जब खुद इन्वेस्टमेंट यहाँ पर रहेगा सऊदी अरेबिया का, तो पाकिस्तान को बोलेगा चुप, आज के बाद में बदतमीजी नहीं काट रहे हैं यहाँ पर आकर कश्मीर के नाम पर, ठीक है। तो यानी कि ये हमारी कंट्री की काफी बड़ी जीत होने जा रही है अगर जम्मू एंड कश्मीर में एक अच्छे खासे लेवल का इन्वेस्टमेंट यहाँ पर आ जाएगा। तो लोकल एरिया में जो यूथ है उनको काफी ज्यादा फैसिलिटीज और फायदा देखने को मिलेगा। जम्मू एंड कश्मीर जो है उसके साथ में जब हम एमओयू के बारे में बात करते हैं यानी कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। और यहाँ पर अगर बात करें, ये रिसेंटली अभी कई सारी कंपनीज आप लोगों को देखने को मिलेगी, जैसे यहाँ पर यूएई यानी कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, ये मैप में आप लोग देखें, इसकी कंपनी के बारे में अगर बात करें तो यहाँ पर बेसिकली कई सारी कंपनी के नाम है। ये मैंने वैसे डाल दिए मजे मजे में, इनका कोई मतलब है नहीं एग्जाम के पॉइंट ऑफ से, रटना नहीं है। दुनिया भर की कंपनी किससे इसका नाम याद रखना है, जैसे यहाँ पर बात करें लुलू, ठीक है, इसी के साथ में इमार, अल माया ग्रुप, तो ये कई सारी कंपनी के नाम मैंने वैसे डाल दिए। यहाँ इतनी सारी कंपनी ऑलरेडी यहाँ पर अपनी अपॉर्चुनिटी खोज रही हैं और यहाँ पर आकर कुछ ना कुछ जुगाड़ करने की सोच रही हैं, तो ये काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पर हो जाता है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो गया, तो कोई कंफ्यूजन इसको लेकर आप लोगों के दिमाग में नहीं होना है। तो बड़ा ही प्यारा सा यार यहाँ पर ये एक पर्टिकुलर जो आर्टिकल है जिसमें आप लोगों को पता होना चाहिए कि हमारी कंट्री में कहां कहां पर डेवलपमेंट हो रहे हैं, और खासकर आप लोग जम्मू एंड कश्मीर वाले रीजन से आते हैं, ठीक है, तो आप लोगों के लिए और भी इंपॉर्टेंट हो गया। और वैसे भी आर्टिकल 370 न्यूज में है, द कश्मीर फाइल्स की वजह से न्यूज में आ गया, तो आगे भी क्वेश्चन बनने के चांसेस बन सकते हैं, ठीक है। अब कुछ और इंपॉर्टेंट बातें मैं आप लोगों को बताता हूं। बात करते हैं यहाँ पर कोऑपरेशन काउंसिल फॉर अरब स्टेट्स। आप लोगों ने नॉर्मली गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के बारे में सुना होगा, तो गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल जो है यहाँ पर उसका जो नाम है, एक और नाम है उसका जो पुकारा जाता है, उसको बोलते हैं कोऑपरेशन काउंसिल फॉर यहाँ पर बेसिकली अरब स्टेट्स ऑफ गल्फ। तो ये इसी का नाम है, यानी कि एक ही इंसान के दो नाम है। अब कोई बोले जानू मानू, कोई बोले टानू मानू, तो सारे यहाँ पर नाम आप लोगों को देखने को मिलेंगे। माने एक स्कूल का नाम हो गया, एक घर का नाम हो गया, तो उसी तरीके से समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये आप लोग देखिएगा। अगर बात की जाए तो इसके अंदर टोटल 6 देश आप लोगों को देखने को मिलेंगे। पहले नंबर पर बहरीन, दूसरे पर कुवैत, तीसरे पर ओमान, चौथे पर कतर, पांचवें पर सऊदी अरेबिया और छठे पर है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, जिसको आप लोग यूएई भी बोलते हो। तो यहाँ पर इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, वो काफी इंपॉर्टेंट है, ये है रियाद। रियाद कहां पर, सऊदी अरेबिया के अंदर में। तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो गया। तो एक ऑर्गेनाइजेशन भी मैंने साथ ही साथ में मैंने सोचा इसको भी चिपका देते हैं। तो एक ऑर्गेनाइजेशन भी आप लोगों का जो स्टैटिक पोर्शन है सिलेबस का, उसमें कई बार ऐसी चीजें पूछ ली जाती है, इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन, तो ये भी आप लोगों की खत्म होगी, ठीक है। तो इसका भी हम लोगों ने क्या कर दिया, स्वाहा। आगे बढ़ते हैं। काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, अगर जम्मू एंड कश्मीर के अंदर डेवलपमेंट होता है तो हम लोग उसको टूरिज्म की तरीके से लेकर चल रहे हैं। तो यहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर को टूरिज्म हब बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और जो भी यहाँ पर घूमने आ रहा है उसको हम लोग बता भी रहे हैं कि एक बार आओ तो कभी कश्मीर में, हम तुमको वादियां दिखाते हैं। भाई साहब स्विट्जरलैंड जाना भूल जाओगे अगर कश्मीर में एक बार को डेवलपमेंट हो गया ना। स्विट्जरलैंड जो इतना महंगा है उसका आप लोगों जैसे 1/4 के करीब यहाँ पर खर्चा करके इंसान घूम कर जाएगा। तो सोचो टूरिस्ट एक्टिविटी कितनी शानदार तरीके से यहाँ पर बढ़ सकती है, तो उसके ऊपर हम लोग काम कर सकते हैं। तो यहाँ पर पहलगांव हो गया, गुलमर्ग हो गया, तो ये इतने प्यारे एरिया हैं जिनको देखकर यहाँ पर घूमने का मन करता है। पर लेकिन कई सारे लोग इसलिए नहीं जाते यहाँ पर क्योंकि भय सताता है, डर सताता है कि कल को कोई नहीं कहते कि उल्टी सीधी दुर्घटना ना घट जाए, तो इसलिए अपने घर पर ही बैठे रहते हैं। तो ये काफी बड़ा मुद्दा आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो इसलिए जरूरी है कि इसके ऊपर हम लोग काम करें। यहाँ पर अगर बात करें तो एक्सप्लोर करने की बात की जा रही है, अपॉर्चुनिटी इन प्लेस पर क्या की कल को चलकर टूरिस्ट एक्टिविटी बढ़ जाए, और टूरिज्म के फील्ड में क्या क्या आप लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, तो वो भी एक तरीका होगा। तो नए नए स्टार्टअप यानी कि नए नए बिजनेस आएंगे, और ज्यादा यहाँ पर अगर चीजों को हम लोग अगर चलकर, ठीक है, एक्सपोर्टर आएंगे। इसी के साथ में वुमेन यानी कि महिलाओं को भी इंटरप्रेन्योर यानी कि बिजनेसमैन बनाने की बात की जा रही है। तो अगर महिला इंटरप्रेन्योर यहाँ पर आती है तो और अच्छे लेवल पर चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। सिल्क और कोटेज इंडस्ट्री यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगी, ठीक है, जिसमें आप लोग कई सारे प्रोडक्ट जो हैं वो भी यहाँ पर अपने डिस्प्ले कर सकते हैं आने वाले टाइम में, जो कि यहाँ पर रिक्वायरमेंट होगी उसके हिसाब से हम लोग काम करेंगे, वो भी प्लान यहाँ पर किया जा रहा है। जो समिट है यहाँ पर अगर बात करें तो गवर्नमेंट के कई सारे इनिशिएटिव हैं, गवर्नमेंट खुद सपोर्ट करिए कि आओ यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करो, जैसे बोलते हैं आओ कभी गुजरात में, तो यहाँ पर बात की जा रही है आओ कभी कश्मीर में, ठीक है। तो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक यहाँ पर चीजों को कनेक्ट करने की कोशिश की जा रही है। तो ये काफी अच्छा तरीका और एक अपॉर्चुनिटी है। अगर ढांचागत विकास करना है, अगर हमारे पास में पैसे नहीं है तो बाहर से पैसे लेकर आने हैं, तो माहौल बनाना पड़ेगा ताकि लोग आकर इन्वेस्टमेंट कर सकें। तो यहाँ पर एक तरीके से एंटरप्रेन्योर फ्रेंडली इन्वायरमेंट बनाना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि लोग यहाँ पर आकर अपना इन्वेस्टमेंट करें और कल को बोले कि यार यहाँ पर तो कल लोग गोलेबारी हो जाएगी, पता चला हम लोगों ने
यहाँ पर पैसा लगाया और कुछ और हो गया, तो इसके चलते वो भी काम किया था। तो गवर्नमेंट जो है उनको एश्योर करती है कि कल को चलकर अगर तुम्हारा कुछ भी नुकसान होगा तो भाई साहब रेस्पॉन्सिबिलिटी हम लेंगे, ठीक है, हमारी जिम्मेदारी है, अगर कल को कुछ भी हो गया तो हमको आकर बोलना, हम देखेंगे कौन है यहाँ पर ऐसी हरकतें कर रहा है। तो ये कई सारे मुद्दे आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो काफी इंपॉर्टेंट और काफी प्यारा आर्टिकल था, बहुत सारी चीजें एक एक कर मैंने आप लोगों को बता दी। तो यहाँ पर पहले तो ये समझ लिया कि मुद्दा क्या है, मैप बेस्ड क्वेश्चन बन जाए तो कंफ्यूज मत होना, कंपनी कहाँ की आ रही है वो देख लिया, एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में यहाँ पर बात कर ली, और इसी के साथ में यहाँ पर बेसिक क्या क्या मुद्दा है वो मैंने पूरा समझा दिया, और किस एरिया को यहाँ पर एज ए टूरिस्ट यहाँ पर हब बनाने की भी कोशिश की जा रही है। तो यह है पहलगाम, और इसी के साथ में गुलमर्ग वाला एरिया, तो एज ए टूरिस्ट डेस्टिनेशन के तौर पर भी इसको काफी लार्ज स्केल पर देखा जा रहा है। तो है ना, अच्छा तो बताइए कैसा लगा, घूमने जाओगे कि नहीं जाओगे, मन किया घूमने का? ऐसा मेरा तो पढ़ते पढ़ते कर गया था, ठीक है। तो काफी प्यारा लगा यार मुझे आर्टिकल, आई होप कि आप लोगों को भी पसंद आया होगा। पसंद आया तो बताइएगा, थम्स अप कर आप लोग बता सकते हैं, और नहीं तो डिसलाइक कर, और बाकी कमेंट बॉक्स में बताना कि आर्टिकल में कोई डाउट अगर हो तो। ओके, ये जो आर्टिकल है ये रसिया और यूक्रेन के बारे में एक नया एंगल आप लोगों को दिखाएगा, और कई बार ऐसे एंगल जो है वो एग्जाम में बड़े ही प्यार से क्वेश्चन बन जाता है, नहीं चुपके से क्वेश्चन पूछ लिया और आप लोग बोलोगे कहां से आ गया, तो भाई साहब यहां से आ गया, अगर नहीं पता होगा तो क्वेश्चन सर से उतर जाएगा और समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए काफी डिटेल में बात करूंगा, आखिर मुद्दा क्या है, काफी एक प्यारा टॉपिक आप लोगों का यहाँ पर ये बन जाता है। यूपीएससी प्रीलिम्स या फिर जीएस पेपर 2 के साथ में इंटरनेशनल जो न्यूज है या फिर इंटरनेशनल रिलेशन के साथ में आप लोग इसको कनेक्ट कर देख सकते हैं। बात की जा रही है यहाँ पर एक पर्टिकुलर एरिया के बारे में, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं चेचन गणराज्य, यानी कि चेचन रिपब्लिक, ठीक है। तो चेचन रिपब्लिक जो है ये एक ऐसा एरिया है जो कि यहाँ पर काफी डिफरेंट तरीके का नेचर दिखा रहा है। डिफरेंट तरीके का नेचर मतलब यानी कि मान लीजिए यहाँ पर 3 पार्टी है, एक का नाम है ए, एक का नाम है बी, और एक का नाम है यहाँ पर सी। मान लीजिए यहाँ पर ये ए और सी जो है वो आपस में लड़ रही है यहाँ पर ये, और बी जो है यहाँ पर वो बोल रहा है कि मैं तुम्हारी साइड से लड़ूंगा, यानी कि ए को बोल रहा है कि मैं तुम्हारी साइड से लड़ूंगा। तो इसने क्या किया, इसने भी यहाँ पर सी के ऊपर बेसिकली अटैक कर दिया, पर लेकिन बीच में इसका क्या हुआ, इसका माथा थनक गया, दारू वारू पे उल्टा गोले फेंकने इसके ऊपर स्टार्ट कर दिए, ठीक है। तो ये बोलेगा क्या हो गया यार, ये तो उल्टा मतलब ड्रामा हो गया यहाँ पर लेकिन उसने बोला ड्रामा नहीं है, मैं तेरे साथ में वैसे ही था, बहुत दिनों से देख रहा था तुझे, तूने बहुत सारी बदतमीजी काट रखी है पास्ट में, आज उनका बदला लेने का मौका मिला है, तो उसका बदला लिए बगैर मैं नहीं छोड़ूंगा। तो ऐसे ही कुछ यहाँ पर देखने को मिला, जो यहाँ पर इनके द्वारा जो हरकतें की गई, ये एक तरीके से रसिया के ऊपर जो था उन्हीं के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर दिया, रसिया के जो एरिया थे उन्हीं को टारगेट करना स्टार्ट कर दिया इनके द्वारा। तो ऐसी दुर्घटना यहाँ पर देखने को मिली। तो ये जो फोर्स है यहाँ पर, ये बेसिकली चेचनिया, यहाँ पर इसके बारे में आप लोग बात कर रहे थे अभी यहाँ पर, तो इसके जो लीडर हैं इनका नाम है यहाँ पर रमजान कादिरोव, ठीक है। तो ये यहाँ पर एक तरीके से फाइट कर रहे थे अगेंस्ट यूक्रेन, पर लेकिन यहाँ पर बीच में इनका मूड पलटा और इन्होंने रसिया के ऊपर भी काम करना स्टार्ट कर दिया। आप लोग बोलोगे कि ऐसा कैसे हो गया यार, ठीक है, और रसिया बोल रहा है ऐसा कैसा चलेगा भाई, तो उसका रीजन क्या है भाई ये तो बता दे एक बार। तो रसिया को भी एक बार को समझ में नहीं आया, पर लेकिन उन्होंने समझाया, ठीक है, कि बहुत दिनों से हम लोग देख रहे थे कि तुम क्या बदतमीजी काट रहे हो और हम चुप थे, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम तुमसे बेसिकली सहमत थे। पहले रीजन आप लोग देखिए, रसिया जब आप लोग देखोगे तो इसके नीचे जब आप लोग जाओगे बड़ा ही छोटा सा रीजन आप लोग यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो यह है पर्टिकुलर चेचनिया रीजन जिसके बारे में मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ। मैप में देखना तो आप लोग चीजों को समझ पाएंगे। बिल्कुल रसिया के जब साउथ में आप लोग जाकर देखोगे तो ये पर्टिकुलर रीजन आप लोग को देखने को मिलेगा। ये जो रीजन है यहाँ पर, अगर इसके बारे में आप लोगों से बात की जाए तो याद रखिएगा यहाँ पर जब आप लोग इसको देखोगे तो ये रीजन जो है छोटा सा इसका पोर्शन जो है वो जॉर्जिया के साथ में भी यहाँ पर टच करता है, ठीक है। तो वैसे तो लैंडलॉक आप लोग को देखने को मिलेगा, पर जॉर्जिया के साथ में इसका इंटरनेशनल बॉर्डर जो है वो इधर आप लोग को नजर आ जाएगा, ऊपर रसिया के साथ में कनेक्ट है। अभी यहाँ पर ये जो चेचनिया है ये रिपब्लिक ऑफ रसिया के कंट्रोल में रहता है यहाँ पर, और इसकी कैपिटल आप लोगों को यहाँ पर ग्रोजनी, ये इसकी कैपिटल आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी, जो कि इसकी लार्जेस्ट सिटी भी है। पुराने टाइम पर यहाँ पर यह माना जाता है कि यहाँ पर एक वॉर हुई थी जिसको फर्स्ट चेचन वॉर बोलते हैं, और ये 1994 से 1966 तक चली थी। तो इस वॉर के टाइम पर यहाँ पर जो चेचनिया है उनके द्वारा डिफेक्टो जो इंडिपेंडेंस यहाँ पर पाली गई, पर लेकिन फिर भी डी जोरे ये रिमेन रहे रसिया के अंडर में। ये दोनों शब्द जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, जिसके बारे में आप लोगों को समझाना चाहता हूं और एक ही झटके में आप लोग समझ जाओगे। डिफेक्टो का मतलब होता है एक पर्टिकुलर पर्सन जो कि रियलिटी में है, यानी कि जो काम कर रहा है, जिससे प्राइम मिनिस्टर जो होता है वो होता है डिफेक्टो लीडर, यानी कि पावर किसके हाथ में है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के हाथ में, ठीक है। पर लेकिन डी ज़ूरे जिसके नाम पर काम चल रहा है यहाँ पर, वो कौन है, वो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो उनके नाम पर काम चल रहा है, यानी कि नाम पर काम चल रहा है किसके, वो चल रहा है प्रेसिडेंट के नाम पर, काम कौन कर रहा है, प्राइम मिनिस्टर। तो डिफेक्टो तो ये इंडिपेंडेंट हो चुके हैं, पर डी ज़ीरो पर लेकिन कागजों में अभी यहाँ पर ये रसिया का पार्ट है, ऐसे आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं। तो फर्स्ट चेचन वॉर जो थी यहाँ पर 1994 यहाँ पर ये देखने को मिले, तो उस टाइम पर यहाँ पर ये चीजें सामने निकल कर आई।
तो मॉस्को फोर्स के द्वारा रिस्टोर कर लिया गया फिर से यहाँ पर रशियन फेडरल कंट्रोल सेकंड चेचन वॉर में यहाँ पर 1999 से लेकर 2009 तक का फिर से इसको अपने कंट्रोल में यहाँ पर कर लिया। तो यहाँ पर जो लोग हैं, अब मान लीजिए ये यहाँ पर इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं और भाई साहब तुम उनको कंट्रोल किए बैठे हो, तो वो तो मौका तलाशेंगे ना कि मौका तो मिले एक बार, सबसे पहले इसी के पेट में खंजर घोपेंगे। तो वही काम इनको भी यहाँ पर देखने को मिला। पहले तो स्टार्टिंग में इन्होंने बोला कि हाँ हम लोग यूक्रेन के खिलाफ लड़ रहे हैं क्योंकि हम लोग रशिया का पार्ट है, पर लेकिन इनको लगा कि अब यहाँ पर रशिया जो है वो फंसता हुआ नजर आ रहा है, तो क्यों ना उसका फायदा उठाया जाए। तो इन्होंने उसका फायदा उठाया और यहाँ पर उल्टा रशिया के एरिया के ऊपर ही इन्होंने अटैक करना स्टार्ट यहाँ पर कर दिया। तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो ये जो पर्टिकुलर रीजन है इसके बारे में आप लोग याद रखिएगा, यहाँ पर डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकते हैं। यहाँ पर इंडिजिनस जो चेचन्स हैं ये पार्ट है, यहाँ पर इसके अंदर कुछ लोग रहते हैं जिनको बोलते हैं यहाँ पर नक पीपल, ठीक है। तो नक पीपल्स है जो फॉर्मली अगर बात करें नॉर्मल तरीके से अगर आप लोग इनको देखोगे प्राइमरली ये मुस्लिम फेथ में अपना विश्वास रखते हैं। तो ये लोग आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेंगे। रीजन मैंने भी आप लोगों को यहाँ पर दिखाई दिया, कैस्पियन सी एक साइड में देखने को मिलेगा, दूसरी साइड में आप लोगों को जॉर्जिया देखने को मिलेगा। तो एग्जैक्ट लोकेशन वो मैंने आप लोगों को यहाँ पर दिखाई दी। इधर हो गया ब्लैक सी, इधर हो गया यहाँ पर कैस्पियन सी। ये कौन सा सी है ये आप लोग को बताना है, ये आप लोगों के लिए होमवर्क हो गया, इसके ऊपर आप लोग बताइए, ठीक है। तो कभी कभी ज्यादा ट्रस्ट करना किसी के ऊपर जो है वो लाभदायक नहीं रहता है। ऐसी ऐसी हरकतें भी इंसान कर दिया करते हैं अक्सर, ठीक है। बोलना कुछ और करना कुछ और, वो नहीं कहते हैं कि चेहरा कुछ और नजर आता है और पीछे कुछ और हरकतें करता हुआ पाता है। तो वो वाली चीज आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो काफी ये एक ऐसा डिफरेंट सा आर्टिकल हो गया कि ये भी एक एंगल है रशिया यूक्रेन वार का। अगर कल को कोई पूछ ले तो आप लोग ये मत बोलना कि हमें तो यार पता ही नहीं था, ठीक है। तो इसलिए मुझे लगा कि इसके बारे में भी आप लोगों को एक छोटा सा ओवरव्यू दे देता हूँ। समझ में आया नहीं? कोई डाउट है तो जरूर बताना, ओके। डिटेल में डिस्कस करने वाला हूं, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के अंदर कवर किया गया। यहाँ पर पूरा डिटेल में समझेंगे प्रोग्राम को। 2021 से लेके 26 तक का यहाँ पर अभी इसको बढ़ाया जा रहा है। तो ये पूरा प्रोग्राम क्या है, एक एक कर सारी बात हम लोग जानेंगे, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोगों का बन जाएगा। और जैसा मैंने आप लोगों को बताया कि प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो जो है यहाँ पर ये मोस्ट ट्रस्टेड सोर्स है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। तो गवर्नमेंट खुद ही अपना सोर्स यहाँ पर दे रही है, उसी से आप लोगों के एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो इसलिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। ये जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल है इसको जीएस पेपर 2 के साथ में और इसी के साथ में आप लोग यूपीएससी प्रीलिम्स के साथ में कवर कर सकते हैं। मतलब क्या हो गया, मतलब यहाँ पर गवर्नेंस और हेल्थ और वैसे डायरेक्ट भी क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है। आखिर न्यूज में किस लिए, न्यूज में इसलिए है हमारी कंट्री में अभी जो यूनियन कैबिनेट होता है, मतलब यूनियन कैबिनेट जब सब में बोलूं इसका मतलब समझ लीजिएगा कि सरकार काम कर रही है। तो यूनियन कैबिनेट के द्वारा भी यहाँ पर बेसिकली ये बोला गया कि आज की डेट में अगर आप लोग बात करोगे तो जो नेशनल एड्स और इसी के साथ में जो एसटीडी कंट्रोल प्रोग्राम है जिसको NASCOP बोला जा रहा है, ये एक सेंट्रल सेक्टर की स्कीम आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो सबसे पहले तो यहाँ पर नेशनल एड्स और यहाँ पर एसटीडी एसटीडी के इसके बारे में बातें करूंगा और यहाँ पर सेंट्रल सेक्टर क्या होता है इसके बारे में पता होना चाहिए। ये प्रोग्राम जो है अभी रिसेंटली ये 21 से लेके 26 तक का बढ़ा दिया गया, यानी कि ये भी यहाँ पर आगे आने वाले इसको नेक्स्ट फेज में डाला जा रहा है जो कि फेज 5वां बोला जा रहा है। और इसके लिए यहाँ पर ये 15,471 रुपए जो है ये इतने करोड़ रुपए खर्च करने वाले हैं। तो अब इसके बारे में बातें करेंगे सारी डिटेल में, ठीक है। सबसे पहले तो अगर मैं आप लोगों से बात करूं इसको क्या बोला इन्होंने, इसको बोला सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। सेंट्रल सेक्टर की स्कीम कौन सी होती है? सेंट्रल सेक्टर की स्कीम वो स्कीम होती है जहां पर सारा पैसा जो होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट देती है, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट सारा पैसा देगी, स्टेट गवर्नमेंट जो है वो बस उसको इंप्लीमेंट करेगी। बाकी वो बोलेगी कि हमारे पास में एक भी टिकटनी नहीं है और हम तुमको कोई रुपया नहीं देंगे, ठीक है। तो यानी कि हमारे पास कोई पैसा नहीं है, तो पैसे की मांग मत करना हमसे, भाई साहब इंप्लीमेंट कर देंगे, इतना ही काफी है, ठीक है। इससे फालतू कुछ मत सोचना हमारे बारे में। तो ये है पूरा इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन। तो ये तो हो गई बेसिकली यहाँ पर कुछ बातें। अब आप लोगों से जो काम की बातें करूंगा एक एक कर उनको आप लोग समझते चलिएगा। सबसे पहले तो यहाँ पर इसके बारे में अगर बात की जाए, जो मैंने अभी आप लोगों से बात की यहाँ पर, तो ये बेसिकली इसमें एड्स और जो एड्स और जो यहाँ पर HIV है वो एक काफी बड़ी एक प्रॉब्लम क्रिएट करता है कई सारे बच्चों के माइंड में। तो पहले यही क्लियर कर देते हैं, एड्स जो होता है इसकी फुल फॉर्म क्या होती है। अगर आप लोगों से पूछ ले कोई तो एड्स की फुल फॉर्म होती है एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, ठीक है। तो ये होती है बेसिकली बीमारी। और जो यहाँ पर बेसिकली वायरस होता है वो होता है HIV। तो HIV क्या होता है, इसको बोलते हैं ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। तो ये दोनों की फुल फॉर्म आप लोगों को पता होना चाहिए। एड्स बीमारी होती है HIV वायरस की वजह से, बिल्कुल ऐसे ही कोविड-19 बीमारी हुई SARS-CoV की वजह से। इससे आप लोग समझ सकते हैं SARS-CoV-2 जो हो गया वो वायरस हो गया और कोविड-19 जो है वो बीमारी हो गई। तो एड्स जो है वो कोविड-19 है और SARS-CoV-2 जो है वो HIV है, ऐसे आप लोग समझ सकते हैं, ठीक है। तो एक तरीके की मेडिकल कंडीशन है जो कि बॉडी को काफी वीक बना देती है और आप लोगों का जो इम्यून सिस्टम है, इम्यून सिस्टम आप लोगों का पहरेदार, आप लोगों की बॉडी के अंदर कोई घुसने की कोशिश करेगा ना तो भाई साहब ये उठा कर पटकेगा और तब तक पटकता रहेगा जब तक इसकी जान न चली जाए। अगर इसकी ही जान चली गई तो फिर वो जो राक्षस है आपकी बॉडी में एंट्री करना चाहता है बीमारी, वो फिर यार वो एंट्री कर जाएगा क्योंकि पहरेदार ही बेचारा निपट गया, तो फिर तो कोई रोक ही नहीं सकता।
काफी मजा आता है जिंदगी को जीने में जब जो भी काम आप लोग कर रहे हो उसके पॉजिटिव रेस्पॉन्स आए। तो यहाँ पर जब एड्स के बारे में हम लोगों ने बातें की यहाँ पर, तो यहाँ पर नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम के अंदर हमारी कंट्री में काफी सक्सेसफुल प्रोग्राम रहा, काफी पॉजिटिव रेस्पॉन्स आप लोगों को देखने को मिले। तो इसके चलते ये प्रोग्राम जो है वो और अच्छे लेवल पर आगे बढ़ाया गया। तो HIV इन्फेक्शन जो है इंडिया में वो 48% यहाँ पर डिक्लाइन हुआ अभी रिसेंटली, अगर बात करें 2010 से लेकर अब तक का, जबकि दुनिया में 31% कम हुआ। यानी कि दुनिया में तो 31% लोग जो हैं वो एड्स की बीमारी से बेसिकली मतलब एक तरीके से एक कंट्रोल कर पाए, और 48% जो है वो हमारे देश में हुआ है। यानी कि हमारा देश जो है वो एक तरीके से घोड़े की रफ्तार से दौड़ रहा है एड्स की बीमारी को कंट्रोल करने के लिए। एनुअल यानी कि हर साल जो एड्स से रिलेटेड जो डेथ है वो डिक्लाइन हो गया 82%। ये काफी इंपॉर्टेंट लगा मुझे जब मैंने इसके बारे में पढ़ा। यानी कि लोगों की जो डेथ होती थी वो घटकर 82% कम हो गई यहाँ पर, जबकि दुनिया में 42% कम हुई ओनली। यानी कि दुनिया में दबाकर लोग अभी मर रहे हैं एड्स की बीमारी से। तो ये देखने को मिलेगा। और यहाँ पर भी जो बेस ईयर है वो है 2010। अब बेस ईयर क्या मतलब हो गया, मतलब यहाँ करिए कि इसको आप लोग जब काउंट करेंगे कि किस ईयर से हम लोग ये काउंट कर रहे हैं कितना कम हो गया है, तो उसको आप लोग बेस ईयर बोल देते हो। तो बेस ईयर यहाँ पर 2010 हो गया। तो जो रिजल्ट है HIV का यहाँ पर अगर अपने देश के अंदर में, ठीक है, तो यहाँ पर HIV जो प्रिवलेंस है इन इंडिया वो कंटिन्यू है काफी लो। एडल्ट में अगर देखोगे तो 0.22% आज के डेट में आप लोगों को देखने को मिलेगा। रीजन क्या है, रीजन ये है कि यार लोग ना काफी जागरूक हो गए। सोशल मीडिया हो गया, इंटरनेट हो गया, यहाँ पर रेडियो हो गया, या गवर्नमेंट की प्रोग्राम्स हो गए, उसने लोगों को बहुत ज्यादा जागरूक कर दिया है। पर ये सारी चीज जानने के बाद भी अगर कोई एक तरीके से कान आंख नाक बंद किए बैठा है तो यार फिर तो कोई बोलने वाली बात ही नहीं है। यानी गवर्नमेंट चीख चीख कर चिल्ला चिल्ला कर बता रही है भाई साहब ये बीमारी है, इससे दूर रहना, और आप लोगों को उससे दूर रहना ही रहना है। कई सारे यहाँ पर गेम चेंजर इनिशिएटिव गवर्नमेंट के द्वारा लिए गए। अगर बात करें आप लोग यहाँ पर HIV एड्स प्रोग्राम एंड कंट्रोल एक्ट लाएगा 2017 में कि भाई साहब ठीक कर लो ये बीमारी, क्योंकि ये ला इलाज बीमारी है। आप लोग बोलोगे यार अभी तो बोल रहे थे कि बीमारी ठीक हो जाती है। ठीक हो जाने का मतलब ये नहीं कि जड़ से मिट जाती है। ये एक ऐसी बीमारी अगर बॉडी में एक बार घुस गई तो भाई साहब घुस गई, उसके बाद में कुछ भी कर लेना ये निकलेगी नहीं। मतलब क्या हो गया, मतलब ये हो गया कि आप लोग इसको कंट्रोल कर सकते हो पर आप लोग इसको बिल्कुल वेनिश यानी कि फिनिश नहीं कर सकते हो, इसको बिल्कुल कंप्लीटली आप लोग खत्म नहीं कर सकते हो। रीजन क्या है, रीजन है ये एक वायरल बीमारी है। वायरल मतलब जो वायरस होता है बॉडी में घुसता है, वो एक ऐसी बीमारी है और वायरस की जल्दी से दवाई नहीं मिलती। क्यों? क्योंकि अभी कोविड-19 के बारे में आप लोगों ने सुना होगा कि अल्फा आ गया, डेल्टा आ गया, थीटा नीटा पीटा पता नहीं क्या क्या आ गया, तो वो अपना नेचर चेंज करते रहते हैं। आप लोगों ने डेल्टा का बना लिया, ठीक है, कल को ओमिक्रॉन आ गया, ओमिक्रॉन का बना लिया, कल को कोई और आ गया, कप्पा आ गया, कटप्पा आ गया, ठीक है, तो ये सारे आते रहते हैं। तो इसका मतलब यहां पर ये हो गया कि एक का दवाई बनाएंगे तो दूसरा नेचर चेंज कर लेगा, दूसरे का बनाएंगे तो तीसरा नेचर चेंज कर लेगा। इसीलिए कुछ दवाई आप लोग ऐसी बना सकते हैं जो कि कॉमन बेसिक फीचर हो, जिसको थोड़ा कंट्रोल कर सकती है पर लेकिन इसको फिनिश नहीं करेगी। तो अब आप लोगों के माइंड में घंटी बजनी चाहिए, तो इसका मतलब कोरोना कभी नहीं जाने वाला है। जी हाँ, कोरोना जो है वो आप लोगों के साथ में ही रहने वाला है। वो भी इस पृथ्वी पर एंजॉय डेवलपमेंट कर, वो भी इस पृथ्वी पर एंजॉय करेगा जैसे आप लोग एंजॉय कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अभी रिसेंटली कई सारे टेस्ट और जिसी के साथ में टेस्ट की पॉलिसी लाई गई। यूनिवर्सल वायरल लोड टेस्टिंग के बारे में बात की जाए, मिशन संपर्क के बारे में बात की जाए, कम्युनिटी बेस्ड स्क्रीन के बात की जाए, इसी के साथ में ट्रांजिशन इंडा एक तरीके से यहाँ पर बात की जा रही है। यहाँ पर बेसिकली डुलेट गैरिवियर ये बेस्ड ट्रीटमेंट आप लोगों को देखने को मिलेगा। ये सारी इन्हीं चीजों से रिलेटेड है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर इसी के साथ में यहाँ पर ये कई सारी जो नेशनल एड्स प्रोग्राम के पीछे लगे हुए हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर ये सक्सेस हो पाया। इतनी सारी चीजें होने के बाद भी, इतने सारे हथियार हमारे पास में होने के बाद भी 14.2 लाख जो लोग हैं आज के डेट में वो इस बीमारी के साथ में रह रहे हैं। तो यानी कि ये जो बीमारी है इसके साथ में लोग जो हैं अभी भी जिंदा है। तो इसका मतलब ये कि एकदम नहीं बैठते। अगर बीमारी में आप लोग दवाई कंटिन्यूअस रखते हो तो थोड़ा सा कंट्रोल चीजें आप लोग कर पाते हो, ठीक है। तो यहाँ पर बात की जा रही है कि आज के डेट में लगभग 14 लाख के करीब जो है इसके साथ में रह रहे हैं। और एंटी रेट्रोवायरल जो ट्रीटमेंट होता है जिसको ART बोलते हैं, तो ये काफी हाई क्वालिटी का ट्रीटमेंट है जो इसके लिए यूज किया जाता है। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन है जिसके बारे में आप लोग याद रखिएगा। आगे अगर बात करें इसका 5वां संस्करण यानी कि 5वां फेज आप लोगों को देखने को मिलेगा, तो इसका मतलब पहले भी काम किया जा चुका है इसके ऊपर। जी हाँ, आज से नहीं है। अगर आप लोग एग्जाम क्लियर करना चाहते हैं तो लगातार काम करना पड़ेगा। ऐसे ही यहाँ पर भी लगातार काम करना पड़ेगा। इसको 1994-1999 में पहला फेज आया, ठीक है, जब चीजें स्टार्ट की गई। फिर 1999 से लेके 2006 तक का दूसरा फेज चला। फिर 2007 से लेके 12 तक तीसरा, फिर 12 से लेके 17 तक चौथा फेज चला। तो ये जो बीमारी है इसको टैकल करने के लिए अलग अलग फेज चलाए गए। अभी 5वां फेज यहाँ पर चला दिया गया है जो कि 25 से लेके जो कि यहाँ पर 21 से लेके 25-26 तक ये चलने वाला है। तो यहाँ पर यूनाइटेड नेशन, अगर यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको थोड़ा सा ध्यान से सुन लेना, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन बन जाए तो मैं नहीं चाहता कि कोई क्वेश्चन आप लोगों का छूटे। क्वेश्चन एक बार बन जाए तो फिर लगे कि हाँ यार ये तो पढ़ रखा है, और तभी एग्जाम देने में मजा भी आता है। तो यहाँ पर अगर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के बारे में आप लोग बात करोगे तो आप लोगों को देखने को मिलेगा कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो तीसरा है वो बेसिकली हेल्थ के बारे में बात करते हैं।
यहाँ पर देख भी लीजिए टेंशन खाने लेने का। तो ये जो तीसरा गोल है ये हेल्थ के बारे में बात करेगा आप लोगों से। पहला तो बेसिकली गरीबी के बारे में, दूसरा भुखमरी के बारे में, तीसरा हेल्थ और चौथा क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। तो जो तीसरा गोल है यहाँ पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल टोटल मिलाकर आप लोगों को यहाँ पर 17 देखने को मिलेंगे, पर लेकिन इसके अंदर जो टारगेट है वो है 169। मतलब क्या इसका मतलब भी आप लोग समझ पाएंगे जब मैं आप लोगों को ये स्लाइड दिखाऊंगा। अभी मैंने आप लोगों से क्या बात की, मैंने आप लोगों से बात की यहाँ पर तीसरे गोल के अंदर में आप लोगों को यहाँ पर हेल्थ देखने को मिलेगी। अब तीसरे गोल के अंदर हेल्थ तो हो गई, पर इसके अंदर भी आप लोगों को यहाँ पर 9 गोल है, यानी कि तीसरा गोल भी जो है वो अलग अलग 9 गोल में डिवाइडेड है, ऐसा आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। अब तीसरे का तीसरा यानी कि 3.3 इसमें बात करेंगे, एंड करना है यहाँ पर एपिडेमिक, यहाँ पर एड्स, टीबी, मलेरिया और यहाँ पर जो ये सारी बीमारी आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो ये यहाँ पर जो बीमारी है इसके बारे में मेंशन किया गया है 3.3 के अंदर में, तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो गया यहाँ पर। तो समझिएगा, अगर पूछ लेगी रोड एक्सीडेंट किसके अंदर देखने को मिलेगा, तो रोड एक्सीडेंट देखने को मिलेगा 3.6 के अंदर में, जो कि एक काफी खतरनाक प्रॉब्लम है हमारे देश में। कोई पूछ ले यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज कहां पर है, तो ये 3.8 के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगा। और ये इसलिए भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो गया क्योंकि अभी रिसेंटली आप लोगों ने देखा होगा कोविड-19 के चलते हेल्थ के ऊपर काफी फोकस किया गया। इसी के साथ में मैटरनल मोर्टेलिटी जो रेट है वो यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा किसके अंदर में, ये है 3.1 के अंदर में, क्योंकि जब माताओं की डेथ होती है 1000 अगर वो बच्चों को 1 लाख बच्चों को जन्म दे, सॉरी अगर माताएं जो हैं 1 लाख माताओं में से बच्चों को जब जन्म दिया जाता है कितनी माताओं की डेथ हो जाती है, तो उसके बेस पर निकाला जाता है। तो ये सारी ऐसी डेफिनेशन है जिनसे डायरेक्ट क्वेश्चन बन चुके हैं और आगे भी बनेंगे, तो इसलिए आप लोगों के माइंड में इसको लेकर क्लियर रहना है, ठीक है। तो ये सारी बातें मैंने यहाँ पर आप लोगों को बता दी। तो अभी 3.3 आप लोगों को देखने को मिलेगा, जिसका टारगेट है 2030 तक का की चीजों को कंट्रोल करके चलना। और इसी के चलते यहाँ पर एक कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज ताकि प्रिवेंट किया जा सके, यानी कि बचाया जा सके, अगर किसी को हो गया तो उसको चेक किया जा सके और फिर उसका इलाज किया जा सके। तो ये पूरा प्रोसीजर इनके द्वारा फॉलो किया जाता है। तो ये बेसिक चीजें मैंने आप लोगों को बता दी प्रोग्राम के बारे में, और 5वां फेज अभी आप लोगों के सामने है यहाँ पर। अब इंपॉर्टेंट बातें करते हैं कुछ स्टैटिक पोर्शन के बारे में, जैसे एड्स, इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम, इससे एक क्रोनिक डिजीज है, टाइम टू टाइम आप लोग की लाइफ में ये एंटरटेनमेंट आप लोग कराती रहेगी और इसी के साथ में लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन क्रिएट कर देगी, बोलेगी कि मेरे साथ ही चलो यार, तुम्हारे बिना मन नहीं लगता है, ठीक है, तो अपने साथ लेकर जाएगी, इंसान को छोड़ेगी नहीं। सबसे खतरनाक जो यहाँ पर ये वायरस जिसका नाम है ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस, तो बॉडी को इतना बर्बाद कर देगा कि आप लोगों का जो पहरेदार था उसको पटक पटक कर मारेगा, और जब वो मर जाएगा तो फिर ये आप लोगों को साथ में लेके जाएगी। यानी कि जब आप लोगों का शरीर जो है वो बीमारी के सामने घुटने टेक दे, बीमारी से लड़ने से मना कर दे कि यार अब नहीं हो पाएगा, तब ये बीमारी बोलेगी कि हाँ यही तो मुझे चाहिए था, और फिर वो पूरा मजा लेगी आप लोगों की बॉडी के ऊपर बैठकर। ये जो बीमारी है सेक्सुअली ट्रांसमिट होती है बड़ी जल्दी, अगर एक पर्टिकुलर पर्सन को है और वो किसी के साथ में फिजिकल रिलेशन बनाता है तो इस बीमारी के होने के काफी ज्यादा चांसेस हैं। इसी के चलते अभी आप लोगों ने देखा होगा जब ओलंपिक हो रहे थे जापान के अंदर में, तो जो सारे एथलीट थे उनको बहुत सारे कॉन्डोम डिस्ट्रीब्यूट किए गए ताकि कोई ऐसी बीमारी जो है वो ट्रांसमिट न हो। यानी कि आप लोग समझ सकते हैं कि जान है तो जहान है। तो यहाँ पर ये जो प्रोटेक्शन होती है ये काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है जिंदगी में, क्योंकि कई बार लोग क्या रहते हैं इन सब चीजों पर कंट्रोल नहीं कर पाते हैं और वही बोलते हैं कि 5-10 जो यहाँ पर 5-10 मिनट के मजे के लिए इंसान जो है वो अपनी जिंदगी को बर्बाद करके बैठ जाता है। तो ये काफी जरूरी है कि कम से कम इसके बारे में पढ़ाया जाए, लोगों तक ये चीजें पहुंचाई जाए, तभी हम लोग HIV की बीमारी जो है उसको कंट्रोल कर पाएंगे। इन्फेक्शन जो है यहाँ पर ये कई तरीके से आप लोग देखते हैं, यहाँ पर ब्लड में इन्फेक्शन चला जाता है, किससे आप लोगों ने खून लिया, मान लीजिए उसको बीमारी है तो हो जाएगा। इसी के साथ में बच्चों को हो जाता है, प्रेगनेंसी के टाइम पर मान लीजिए माता को है तो बच्चों को पहुंच जाएगा, अगर चाइल्ड बर्थ के टाइम पर, और ब्रेस्ट फीडिंग से भी यहाँ पर हो जाता है। अगर कोई ऐसी माँ जिसको ऑलरेडी यहाँ पर एड्स की बीमारी है और उसने बच्चे को जन्म दिया और बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग कर रही है तो बच्चे को लगने के भी चांस काफी ज्यादा हो जाते हैं। जो सबसे ज्यादा रुलाने वाली चीज है वो है यहाँ पर ये, ठीक है। तो यहाँ पर विदाउट एक तरीके से मेडिकेशन आप लोग जो है इसके बिना दवाइयों के आप लोग जिंदा नहीं रह सकते अगर किसी इंसान को हो जाता है, क्योंकि ये है इतना खतरनाक, इम्यून सिस्टम को बर्बाद कर देता है। और इम्यून सिस्टम ही हमारे शरीर के अंदर में एक ऐसी धरोहर है जो शरीर को बचा कर रखती है, और अगर यही बर्बाद हो गया तो फिर बची क्या गया, फिर तो कहानी खराब होगी, ऐसा आप लोग समझिएगा इसको। कुछ और बेसिक चीजें अगर आप लोगों को यहाँ पर बताया जाए इसके बारे में, तो वो है दे डराने वाली बात, देयर इज नो क्योर, यानी कि कोई इसका इलाज नहीं है भाई साहब। अगर एक बार हो गया तो समझो हो गया, अब उसके साथ में क्या हो गया, उसके साथ में आपका गठबंधन हो गया, अब ये आप लोगों को लेकर ही जाएगा। मेन फैक्टर क्या है, यानी कौन से रीजन है यहाँ पर जिसकी वजह से काफी लार्ज स्केल पर ये सोसाइटी में देखने को मिलते हैं। सबसे ज्यादा यहाँ पर एक्सटेंसिव लेबर माइग्रेशन। एक इंसान को हो गया, वो आज एक एरिया में रहता है, कल को घूमकर दूसरे एरिया में पहुंच गया, अब वहां पर जाकर किसी के साथ में फिजिकल रिलेशन बना रहा है, वहां पर हो गया, फिर वो कहीं और जा रहा है फिजिकल रिलेशन बना रहा है। तो ये माना जाता है कि काफी लार्ज स्केल पर लोगों के माइग्रेशन की वजह से होता है।
दूसरा, लोगों को जानकारी नहीं है इन चीजों के बारे में, तो इसकी वजह से खासकर गांव वाले एरिया में यहाँ पर ये माना जा रहा है कि इसके केसेस आज के डेट में काफी ज्यादा देखने को मिल रहे हैं। क्योंकि अगर कोई शहर में रहता है तो नॉर्मली जैसे प्रोटेक्शन वगैरह को यूज कर लिया, पर लेकिन गांव वाले एरिया में आप लोग को ये चीजें नहीं देखने को मिलती है, जिसकी वजह से कहानी खराब होती नजर आती है। इसी के चलते अगर बात करें लैक ऑफ अवेयरनेस, ये काफी बड़ी खतरनाक चीज है। अगर लोगों को अवेयरनेस नहीं है चीजों के बारे में तो फिर दिक्कतें देखने को मिलेगी। गवर्नमेंट जो है कई सारे कंसर्न यहाँ पर रखती है, कई सारे प्रोग्राम चलाती है, ड्रग्स के बारे में यहाँ पर बात की जाती है और भी कई सारी बातें बताती है। ठीक है, खासकर अगर बात करें तो यहाँ पर अगर बात करें तो आप लोगों को देखने को मिलेगा प्रोस्टिट्यूशन जो है वो एक काफी बड़ा एक एरिया रहता है, जिसकी वजह से काफी ज्यादा फैलता है। ठीक है, जैसे अगर बात की जाए यहाँ पर आज की डेट में जो कई आप लोगों ने कोविड-19 के टाइम पे भी सुना होगा, प्रोस्टिट्यूशन जो थी, खासकर जो वेश्यावृत्ति के धंधे में काम करने वाली जो महिलाएं होती हैं उनके द्वारा यहाँ पर कई सारी बातें की गई। ठीक है, कि एक तरीके से सिचुएशन जो होती है, कई बार नहीं, एक तरीके से इसके बारे में जब जो इन्फॉर्मेशन फैलाई जाती है तो चीजों को कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है। तो फीमेल सेक्स वर्कर अगर एक बार हो गया और उसके साथ में मान लीजिए वो फीमेल सेक्स वर्कर है और कोई भी जाकर उसके साथ में फिजिकल हो रहा है, तो फिर हर एक इंसान को बीमारी फैलती चली जाएगी अगर वो प्रोटेक्शन यूज नहीं करेगा तो ये सबसे ज्यादा खतरनाक चीज यहाँ से फैलती है। जो सबसे ज्यादा केस होते हैं वो बोला जा रहा है कि वो यहाँ से निकल कर आते हैं। ठीक है, दूसरा क्या होता है, जब एक मैन और दूसरे मैन के साथ में फिजिकल रिलेशन बनाता है, सेक्स करता है, तो तब आप लोगों को यहाँ पर ये देखने को मिलेगा। ये भी काफी खतरनाक है। कई सारे लोग ऐसे होते हैं कि नशीली दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं। इंजेक्शन एक को लगाया, उसको एड्स की बीमारी थी, दूसरे ने वही सुई जो है वो अपने ठूस ली। ठीक है, फिर उसको क्या हो गया, वो बेसिकली भाई साहब निपट गया, तो उसको भी गई बीमारी। ट्रांसजेंडर कम्युनिटी की भी साथ में काफी ज्यादा देखने को मिलेगा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर काफी ज्यादा लार्ज स्केल पर ये फिजिकल रिलेशन बनाए जाते हैं ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के साथ में भी, तो इसके चलते भी यहाँ पर ये बीमारी काफी ज्यादा फैलती हुई नजर आ रही है। तो ये ऐसे 4 फैक्टर हैं, अगर लिखने के लिए आ जाए तो आप लोग इनको यूज कर लेना, काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर ये। और वो यार देखिए, लिखने के लिए तो आप लोग यूज कर ही लोगे एग्जाम में, पर लेकिन ये एक पर्सनल इंफॉर्मेशन के तौर पर भी आप लोगों को यहाँ पर बेसिकली पढ़ाई जा रही है, ताकि आप लोग इस तरह की बीमारी से बच सकें। कभी भी कोई ऐसी सिचुएशन बने तो आप लोगों को प्रोटेक्ट कैसे करना है, तो बेसिक पर्पज मेरा ये है, ये चीजें आप लोगों को बताने का। और ये सारी चीजें आप लोग अपने छोटे भाई बहन को भी बता सकते हैं, अपने यार दोस्त को बता सकते हैं, उनको इन्फॉर्मेशन फैला सकते हैं, क्योंकि अगर इंसान जिंदा रहेगा तो ही सारी चीजें रहेंगी, अगर जीवित ही नहीं रहेगा तो फिर क्या रहेगा। ठीक है, तो कैसी लगी इन्फॉर्मेशन, तो आप लोग वीडियो पर थम्स अप देकर बता सकते हैं, और अगर वीडियो में कोई भी दिक्कत लग रही है तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और इसी के साथ में अगर लग रहा है कि यहाँ पर कि एक तरीके से कुछ भी कोई ऐसी चीजें पसंद नहीं आ रही है तो वीडियो को डिसलाइक भी कर सकते हैं। तो ये था पूरा टॉपिक, एक एक पॉइंट क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। अगर कहीं पर कोई डाउट है तो फिर उसको यहीं पर ही छोड़कर जाना है, साथ में लेकर नहीं जाना है। ठीक है, तो क्या क्या समझ लिया हम लोगों ने इसके अंदर में। पहले तो गवर्नमेंट का प्रोग्राम क्या था, HIV और एड्स के अंदर डिफरेंस क्या है, ये हम लोगों ने समझ लिया। इसी के साथ में NASCOP, इसके बारे में समझा। हमारे देश में बीमारी काफी कंट्रोल हो गई है, इनके हम लोग समझदार हो गए हैं, वो समझा। ये कौन कौन सी स्कीम चला रखी है उसके बारे में हम लोगों ने समझा। इसी के साथ में यहाँ पर गवर्नमेंट जो है वो यहाँ पर कौन से गोल में इसको रख, बेसिकली यहाँ पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के अंदर कौन से गोल में है ये समझा, और 5वां फेज ये निकल कर आ रहा है। इसी के साथ में बेसिक इन्फॉर्मेशन जानी यहाँ पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के बारे में, क्या क्या यहाँ पर इसके कोज देखने को मिलेंगे, कैसे कैसे ट्रांसमिट हो रही है, इसी के साथ में क्या क्या रीजन है ट्रांसमिशन के, वो सारी बातें मैंने बता दी। ठीक है, कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। ओके, बताइएगा अगर डाउट है तो। एक छोटी सी न्यूज है, चलते चलते इसको भी आप लोग गले लगा लीजिए, यानी कि ज्यादा टाइम नहीं लूंगा इसमें। छोटी सी इन्फॉर्मेशन है जिसको आप लोग समझ सकते हैं, पर लेकिन अगर आप लोग इकोनॉमिक्स के बारे में बात करें या फिर बैंकिंग के अंदर ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, ये जो है यूपीएससी प्रीलिम्स जीएस पेपर 3 के अंदर भी आप लोगों से यहाँ पर इंपोर्टेंट हो सकती है, और प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो इकोनॉमी के अंदर या फिर बैंकिंग के अंदर आप लोगों से क्वेश्चन यहाँ पर इसके बारे में पूछा जा सकता है। अभी आप लोगों से कोई पूछे कि ऑटो फास्ट या फिर यहाँ पर स्मार्ट हब, ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो ये हमारी कंट्री में रिसेंटली अभी HDFC बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया है। HDFC की फुल फॉर्म बताना, हालांकि आर्टिकल में आगे मैं आप लोगों को बता ही दूंगा, आप लोग ट्राई करो, देखता हूं किस किस को बताए। ठीक है, HDFC बैंक जो है वो अनाउंस किया है उसके द्वारा यहाँ पर ये कि वो क्या करेगा, इनिशिएटिव ला के आ रहा है, 2 इनिशिएटिव में क्या है यहाँ पर, बेसिकली ये इनिशिएटिव या फिर एप्लीकेशन आप लोग बोल सकते हैं, जो कि डिजिटल पुश करेंगे। डिजिटल पुश मतलब एक तरीके से जो इंसान जो है वो डिजिटली अगर अपनी चीजों को लेकर चलना चाहते हैं, ऑनलाइन बिजनेस करना चाहते हैं, जो छोटे छोटे बिजनेस वाले हैं उनको ये लोन प्रोवाइड कराना है, अगर स्मॉल बिजनेस लोन, तो वो भी यहाँ पर प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो ऑटो फर्स्ट जो है यहाँ पर ये एप्लीकेशन और स्मार्ट हब जो है ये बेसिकली व्यापार प्रोग्राम है जो मिलकर यहाँ पर काम करेंगे। इनके छोटे छोटे लघु उद्योग वाले अगर चाहते हैं अपना काम करना तो उनको ये सपोर्ट प्रोवाइड कराया जाएगा इसके द्वारा, ये बात यहाँ पर बोली जा रही है। तो है ना इंपॉर्टेंट चीज। तो यहाँ पर ऑटो फर्स्ट एप्लीकेशन जो है ये जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है आज के डेट में, जिनका लगभग 1000 करोड़ सर्विस प्रोवाइडर आप लोगों को देखने को मिलता है ईच मंथ, यानी कि जो लोन देते हैं लगभग 1000 करोड़, तो सस्ता नहीं है, महंगा आप लोग, मतलब एक तरीके से ऐसा नहीं कि ये एक तरीके से कोई भी उठा लेगा। तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वही काम करेंगे इसमें जिनका 1000 करोड़ का यहाँ पर बेसिकली
एक तरीके से वो लोन प्रोवाइड कराते हैं हर मंथ, ठीक है। तो इसके चलते इनकी फी जो रहेगी वो भी यहाँ पर एक तरीके से ट्रिपल फी देखने को मिलेगी। एचडीएफसी बैंक जो है वो इसको बेसिकली इस तरीके से लॉन्च कर रहा है ताकि यहाँ पर आगे तरीके से चीजों को ढंग से किया जा सके। और ऑटो फर्स्ट जो है वो यहाँ पर टोटल ऑटोमेशन लोन आप लोगों को देखने को मिलेगा। कई बार आप लोगों ने सुना कि चुटकियों में लोन ले लेना, लोन एक इतनी खतरनाक चीज है यार, ये कभी किसी से उधारी मत लो। जिंदगी में एक टाइम कम खाना खा लो पर उधारी मत लो, क्योंकि जिंदगी में एक बार ये वाली लत आप लोगों को लग गई ना भाई साहब, ये दारू सिगरेट शराब से भी खतरनाक लत है। तो इस लत से हमेशा आप लोग को अपने आप को बचा कर रखना है। तो इसलिए इसके बारे में ये थोड़ा सा याद रखेगा। कोशिश करो अपनी आवश्यकताओं को कट कर दो पर लेकिन उधार मत लो किसी से, ठीक है। तो ये लोन के चलते सब आप लोगों को बोलते रहते हैं बिना इंस्टेंट लोन ले लो, बिन सबसे सस्ता लोन ले लो, तो ध्यान रखिएगा वो आप लोगों का काटने आ रहे हैं बेसिकली, ठीक है। तो आप लोग इसको देखना। स्मार्ट हब व्यापार प्रोग्राम जो है, जो रिटेलर होते हैं यानी एक तरीके से सामान दुकानों पर पहुंचता है, आप लोगों ने देखा, खरीदते हैं आप लोग यहाँ पर, तो रिटेल प्राइस पर कई बार आप लोगों ने सुना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर उनके लिए फायदा रहेगा जो छोटा छोटा बिजनेस कर रहे हैं रिटेलर के फॉर्म में। और सारे यहाँ पर जैसे जितने भी आप लोगों के बेसिकली प्लेइंग कार्ड है, यूपीआई हो गया, क्यूआर कोड हो गया, या दूसरे जो भी यहाँ पर मार्केट में है जिनके कईयों के नाम भी मुझे नहीं पता है, वो सब इसी के अंदर यहाँ पर बंडल की फॉर्म में आप लोग को देखने को मिलेंगे। तो एक अच्छा प्रोग्राम यहाँ पर स्टार्ट किया जा रहा है लोगों तक लोन पहुंचाने के लिए और जल्दी से जल्दी कनेक्ट करने के लिए। एचडीएफसी क्या है, इसको बोलते हैं हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन, ठीक है। तो ये एक बैंक है हमारे देश में जो कि यहाँ पर क्रिएट किया गया था 1994 में। इसका हेडक्वार्टर आप लोगों को मुंबई में देखने को मिलेगा यहाँ पर। और शशिधर जो इसके आज की डेट में आप लोगों को सीईओ देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो शशिधर जगदीशनन, ठीक है, तो ये इसके सीईओ है यहाँ पर आज के डेट में। और इसकी सब्सिडरी एचडीएफसी सिक्योरिटी और भी कई सारी, और पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन इसकी क्या है, हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन। बेसिकली यहाँ पर एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कि ये आज की डेट में इंडिया की हाउसिंग फाइनेंशियल जो इंस्टीट्यूशन है मेनली होम लोन के लिए काम करते हैं, मिडिल और लो इनकम सिटीजन के लिए, ताकि अपना घर खरीदना चाहे तो उनको सपोर्ट प्रोवाइड कराना। बूस्ट करते हैं रेजिडेंशियल हाउसिंग इंसानों के लिए, अगर कोई यहाँ पर नहीं छोटे छोटे घर बनाए जा रहे हैं उनको सपोर्ट प्रोवाइड कराना। हाउसिंग फाइनेंस एक तरीके से होम ओनरशिप यहाँ पर बढ़ाना, लोगों को खुद का घर हो, ये नहीं किसी के किराए पर रह रहे हैं, तो उसमें काफी बड़ा सपोर्ट यहाँ पर ये प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो ये एचडीएफसी है यहाँ पर जिसके बारे में मैंने आप लोगों से बातें की। तो कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है, बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं तो क्वेश्चन कई बार बन जाता है, कंफ्यूजन इसको लेकर आप लोगों को नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो क्या क्या डिस्कस किया पहले एक बार देख लेते हैं, फिर देखो कितने अच्छे से आप लोगों ने सुना और जो क्वेश्चन पूछे उनके आंसर आप लोग जरूर देना। इंटरनेशनल डे के बारे में बात की, एक बच्चा बोला है सर जब बोला करो क्या क्या डिस्कस किया है तो कोटेशन जरूर दिखाया करो, ठीक है। तो ये लो कोटेशन भी देख लो भाई, अच्छे से आप लोग अपना पढ़ाई करो, मोटिवेट हो गए, ठीक है। इसी के साथ में एचआईवी के बारे में जो सारी इंफॉर्मेशन थी एक एक कर मैंने इसके नहीं जो एडी से लेके चोटी तक का सारी चीजें बता दी। क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आएगा अगर एचआईवी के बारे में कुछ पूछ लिया जाए तो, ठीक है। दूसरा हम लोगों ने यहाँ पर बात की इंटरनेशनल रिलेशन के बारे में, कहां से तेल खरीद कर लेकर आ रहे हैं, और आप लोगों को मैंने ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बातें की यहाँ पर, और इसी के साथ में जो बेसिक इन्फॉर्मेशन बताई है ये मत भूलिएगा आप लोग, ठीक है। इकोनॉमी डेवलपमेंट के बारे में बात करें तो गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के बारे में बात कर ली, और जम्मू एंड कश्मीर में डेवलपमेंट के बारे में बात कर ली। तो ये भी काफी एक उम्दा आर्टिकल आप लोग बोल सकते हैं, ठीक है। इसी के साथ में हम लोगों ने यहाँ पर रशिया में क्या क्या मुद्दे चल रहे हैं उसके बारे में जान ली, कुछ पर्टिकुलर मैप बेस्ड लोकेशन भी देख ली, और यहाँ पर जो चेचनिया ये रीजन है कई बार पूछ ले तो कंफ्यूज आप लोग को नहीं होना है। इसी के साथ में मैंने आप लोगों से यहाँ पर एचडीएफसी से रिलेटेड जो स्कीम है यहाँ पर ऑटो फर्स्ट और स्मार्ट हब उनके बारे में बात कर ली। कल को क्वेश्चन बन जाए तो कंफ्यूज आना आप लोगों को नहीं है, ठीक है। तो ये था टोटल पूरा प्रोग्राम। एक न्यूज थी यहाँ पर जो बेसिकली आप लोगों की बच गई है, वो यहाँ पर सेक्शन 144 वाली, जो कि मुझे काफी डिटेल में थोड़ा सा डिस्कस करना है, क्योंकि कई सारी चीजें कंपेयर भी करनी है कि कर्फ्यू और यहाँ पर बेसिकली सेक्शन 144 में क्या डिफरेंस है, कौन इसको लगाता है, कैसे कैसे काम करता है। तो अगर उसको डिस्कस करता तो वीडियो जो है वो 1 घंटे से ऊपर चली जाती है, ठीक है। तो मैं नहीं चाहता फालतू में फिर आप लोग यहाँ पर इरिटेट हो जाते हो, तो उसको मैं नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर लूंगा। तो इसलिए मैं यहाँ पर बेसिकली इसको कवर नहीं कर पाया, क्योंकि मैं नहीं चाहता, देखो भले ही आप लोगों का न्यूज जो है वो अगले दिन कवर हो जाए या फिर बाद में हो जाए, पर लेकिन न्यूज प्रॉपर कवर होनी चाहिए, उसमें कोई डाउट न रहना चाहिए, वो चीजें मेरा फोकस रहता है, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है सारे इनके आंसर आप लोग दो। NASCOP के बारे में डिस्कस कर लिया, एड्स और HIV के बारे में डिस्कस कर लिया, ठीक है। चेचनिया के लीडर के बारे में पूछा, ये डिस्कस कर लिया, कहां से तेल खरीदते हैं ये डिस्कस कर लिया। यहाँ पर गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के बारे में हम लोगों ने बातें कर ली, कौन सा गोल है वो समझ लिया। तो ये था टोटल, ठीक है। थोड़ा सा हल्का सा नजर डाल लेते हैं कल वाली जो हम लोगों ने डिस्कस की थी चीजें। ट्यूबरक्लोसिस के बारे में मैंने डिस्कस किया था, 24 मार्च को ये बेसिकली सेलिब्रेट किया जाता है। एक बच्चे ने कई सारे मेल किए, मतलब लगातार मुझे लगा कोई ऐसे होंगे 35 से 40 मेल। उस मेल में एक ही चीज लिखी हुई है, सर आपके बर्थडे का 1 महीना रह गया। अरे यार इतना भी क्या बर्थडे है यार, ऐसा बिल्कुल वो बना दिया आपने। तो बिल्कुल ठीक है, हर साल आता है, एंजॉय करो और उसके बाद में आगे बढ़ो, इतना नहीं कि उसमें बिल्कुल घुस जाया करते हैं, ठीक है। सही है, हाँ चीजें एक दिन खुश खोलो अपना, वैसे तो खुश तो हर दिन रहना चाहिए इंसान को।
लेकिन मुझे लगा कि मैंने कहा इतने सारे मेल यार देखो तो क्या खोल के, एक ही बात उसमें लिखा बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट मैसेज। मैंने कहा अच्छा जी गलत है, इस तरीके से मत किया करो यार, उससे ना जो इंपॉर्टेंट मैसेज रहते हैं जो पढ़ने होते हैं वो कई बार दब जाते हैं, ठीक है, ऐसा मत किया करो। बात करते हैं यहाँ पर वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे के बारे में। तो 24 जो मार्च है ये अभी मैंने डिस्कस किया। नेशनल कमीशन फॉर वुमेन के बारे में अगर बात करेंगे तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो इसके बारे में बात की थी, फर्स्ट कौन बना था, फंडामेंटल ड्यूटीज वुमेन के बारे में मैंने बात की थी, तो कहां से निकाल कर लाई जाती है ये बताना है। ये आसियान के बारे में डिस्कस किया था मैंने, कौन कौन सी कंट्री है इसके अंदर में, मोस्ट पोल्यूटेड सिटी हमारे देश में कौन सी है और मोस्ट पोल्यूटेड कैपिटल वर्ल्ड में कौन सी है, ये आप लोगों को बताना था। इंडिया की रैंक क्या थी यहाँ पे हैप्पीनेस रिपोर्ट के अंदर में बात की थी, और वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट प्रस्तुत कौन करता है वो जाना था, ठीक है। तो सारी बातें, इन्वेस्ट टू एंड द ट्यूबरक्लोसिस सेव लाइफ, ये आप लोगों को देखने को मिलेगा, इंपॉर्टेंट थीम है। यहाँ पर जयंती पटनायक जी जो है वो यहाँ पर फर्स्ट चेयरपर्सन थी इसकी, जब पहली बार नेशनल कमीशन फॉर वुमेन बनाया गया। और मैंने जो न्यूज डिस्कस की थी उसमें कई सारे बच्चों के कमेंट भी आए कि सर ऐसा कैसे हो सकता है, मतलब कि एक औरत के साथ में यहाँ पर बलात्कार किया गया और यहाँ पर उसकी हस्बैंड और उसके बच्चे के सामने बंदूक के गन के पॉइंट पर। तो काफी एक मतलब अंदर से इरिटेट करने वाली न्यूज थी यार, मन करे ऐसे इंसानों को, मतलब क्या ही करूं, बस मत पूछो क्या कर दूंगा मैं इनके साथ में, इतना गुस्सा आता है कई बार। बात करें तो यहाँ पर बात की जा रही है आर्टिकल 51, तो ये हम लोगों ने यहाँ पर देखा, ठीक है। ये यहाँ पर बात करें कोरिया और ये न्यूजीलैंड के बारे में बात करते हैं। दिल्ली होगी मोस्ट पोल्यूटेड सिटी यहाँ पर अगर कैपिटल में बात करें, और यहाँ पर भिवांडी, एक बच्चा था भिवांडी का, बोला है कि सर बदनाम कर दिया पोल्यूशन ने हमको। बदनाम कुछ नहीं यार, चीजें थोड़ी जितना अपने लेवल पे कर सकते हो उतने सही करो। और राजस्थान में आप लोगों को देखने को मिलेगा 136 हमारी रैंक है, फिनलैंड यहाँ पर टॉप पर है। इसी के साथ में यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क के बारे में बात की, तो ये इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए है, याद रखिएगा। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट कौन प्रस्तुत करता है, डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है। तो आज का ये था हमारा टोटल डिस्कशन, यहीं पर इसको उन्हें कहते हैं, क्या करते हैं, स्वाहा करते हैं यहीं पर इसको। तो कैसा लगा ये डिस्कशन जरूर बताएगा, और एंजॉय किया करो यार लेक्चर को, ठीक है। रिकॉल करना जरूर आंखें बंद कर कि जो मैंने आप लोगों को पढ़ाया कितना उसमें से आप लोग याद कर पा रहे हो। और पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों को टेलीग्राम पर मिल जाती है, उसको आप लोग डाउनलोड कर लेना, सारी चीजें यहाँ पर इकट्ठे मिल जाती है। तो देख सकते हैं सारी पीडीएफ में यहाँ पर प्रोवाइड कराता रहता हूँ, और भी जो इंपॉर्टेंट कुछ चीजें लगती हैं वो भी यहाँ पर आप लोगों को मिल जाता है, ठीक है। तो इसको आप लोग जरूर बेसिकली ज्वाइन कर लीजिए। नोटिफिकेशन भी नहीं आता है, कई सारे बच्चे बोलते हैं वीडियो का, तो वहां पर यार आप लोग ज्वाइन कीजिए, वहां पर कोई दिक्कत नहीं है, सारी वीडियोस के लिंक मैं पोस्ट करता हूँ वहां पर, ठीक है। और बाकी यहाँ से पीडीएफ भी आप लोग को मिल जाती है। और अगर सोशल मीडिया हैंडल पर आप लोग हैं, ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक पे, यहाँ भी कनेक्ट रह सकते हैं। तो मौज लो, रोज लो, नहीं मिले तो खोज लो, आसपास सफाई रखो, पानी और पेड़ पौधों को सेव करो। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलता हूं, तब तक अपना ध्यान रखिए। और ये वीडियो अच्छी लगी है तो फीडबैक जरूर देना। तो तब तक के लिए बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ में एंजॉय करार। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।